रेत से चीनी अलग करने की उस ऐतिहासिक जीत के बाद बीरबल का कद दरबार में इतना ऊंचा हो गया कि अब कोई भी दरबारी सीधे उनसे टकराने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन ईर्ष्या एक ऐसा जहर है जो कभी खत्म नहीं होता। शराफत खान की हार के बाद दरबार के अन्य प्रभावशाली मंत्रियों ने एक और भी अधिक खतरनाक षड्यंत्र रचा। अध्याय 24 हवा में महल बनाने की मांग। कुछ हफ्तों बाद जब अकबर अपने दरबार में प्रसन्न मुद्रा में बैठे थे, एक दरबारी ने उठकर कहा, जहांपनाह, बीरबल की अक्ल का लोहा तो पूरी दुनिया मान चुकी है। उन्होंने रेत से चीनी अलग कर दी, जो नामुमकिन था। लेकिन क्या वे अपनी बुद्धि से प्रकृति के भौतिक नियमों को बदल सकते हैं? हमारी इच्छा है कि बीरबल हमारे लिए हवा में एक महल तामीर करवाएं। अकबर चौंक गए। हवा में महल, ये कैसे मुमकिन है? दरबारी ने चतुराई से कहा, हुजूर, बीरबल के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर वे ऐसा कर सकें तो मुगल सल्तनत का नाम कयामत तक याद रखा जाएगा कि हमारे पास एक ऐसा वास्तुकार है जिसने आसमान में महल खड़ा कर दिया। अकबर को भी ये विचार रोमांचक लगा। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम हमारे लिए आसमान में एक महल बना सकते हो? बीरबल भांप गए कि ये उन्हें फंसाने की एक नई चाल है। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, क्यों नहीं जहांपनाह, मैं हवा में महल जरूर बनवा दूंगा। बस मुझे 2 महीने का समय और कुछ विशेष कारीगर चाहिए। अध्याय 25 बीरबल की अनोखी तैयारी। बीरबल ने बाजार से 100 सबसे बोलने वाले तोते खरीदे। उन्होंने 2 महीनों तक उन तोतों को एक गुप्त स्थान पर रखा और उन्हें केवल 4 वाक्य रटाने के लिए प्रशिक्षकों को काम पर लगाया। वे वाक्य थे, ईंट लाओ, पत्थर लाओ, पानी लाओ, चूना और गारा तैयार करो। 2 महीने तक उन तोतों ने दिन रात यही सुना और बोला। जब वे पूरी तरह प्रशिक्षित हो गए तो बीरबल उन्हें पिंजरों में भरकर दरबार के पास ले आए। अध्याय 26 आसमान से आती आवाजें। नियत दिन पर पूरा दरबार और शहर की जनता उस स्थान पर इकट्ठा हुई जहां महल बनना था। बीरबल ने चुपके से अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे उन 100 तोतों को आसमान की ओर उड़ा दें। जैसे ही तोते आसमान में उड़े, वे चारों ओर मंडराने लगे और अपनी रटी रटाई भाषा में चिल्लाने लगे, ईंट लाओ, पत्थर लाओ, गारा तैयार करो, पानी लाओ। हजारों पक्षियों की ये सामूहिक आवाज ऐसी लग रही थी मानो अदृश्य कारीगर आसमान में सचमुच काम कर रहे हों। लोग हैरान रह रहे। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये क्या हो रहा है? बीरबल ने बड़े गर्व से कहा, जहांपनाह, देखिए, मेरे कारीगर आसमान में पहुंच चुके हैं और उन्होंने नींव डालने का काम शुरू कर दिया है। वे ईंट और पत्थर मांग रहे हैं। चूंकि वे आसमान में हैं, इसलिए वे जमीन पर आकर सामान नहीं ले सकते। अब शर्त के मुताबिक आप नीचे से ईंट, पत्थर और गारा आसमान में भिजवाने का इंतजाम कीजिए ताकि वे महल खड़ा कर सकें। अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े। उन्होंने उन दरबारियों की ओर देखा जिन्होंने ये मांग रखी थी। दरबारी शर्म से सिर झुकाए खड़े थे, क्योंकि कोई भी इंसान जमीन से सामान आसमान में नहीं पहुंचा सकता था। अकबर ने कहा, शाबाश बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि हवा में महल की मांग जितनी काल्पनिक थी, तुम्हारा जवाब उतना ही तार्किक है। अध्याय 27 चोरी की अनोखी पहचान। महल की इस जीत के बाद एक अमीर व्यापारी दरबार में रोता हुआ आया, जहांपनाह, मेरे घर में चोरी हो गई है। मुझे शक है कि मेरे ही 5 नौकरों में से किसी एक ने ये काम किया है, पर कोई सच नहीं बोल रहा। अकबर ने मामला बीरबल को सौंपा। बीरबल ने उन 5 नौकरों को बुलाया और उन्हें एक एक जादुई लकड़ी दी। बीरबल ने कहा, ये मामूली लकड़ियां नहीं हैं, ये चोर को पहचान लेती हैं। अभी ये सब बराबर लंबाई की हैं। तुम इन्हें अपने घर ले जाओ और कल सुबह वापस लाना। जिसने चोरी की होगी उसकी लकड़ी रात भर में 2 इंच बढ़ जाएगी। अगली सुबह जब नौकर वापस आए तो बीरबल ने सभी लकड़ियां नापी। एक नौकर की लकड़ी 2 इंच छोटी थी। बीरबल ने तुरंत उसे पकड़ लिया और कहा, यही चोर है। अकबर ने पूछा, लेकिन बीरबल, तुमने तो कहा था कि लकड़ी बढ़ जाएगी, इसकी तो छोटी हो गई। बीरबल ने समझाया, जहांपनाह, लकड़ी कोई जादुई नहीं थी। चोर के मन में डर था कि उसकी लकड़ी बढ़ जाएगी, इसलिए उसने रात में ही अपनी लकड़ी को 2 इंच काट दिया ताकि वो बढ़ने के बाद भी दूसरों के बराबर दिखे। अपनी इसी घबराहट में उसने खुद को अपराधी साबित कर दिया। अध्याय 28 बुद्धिमानी का अंतिम पाठ। बीरबल की कहानियां केवल उनकी जीत की गाथा नहीं है, बल्कि वे ये सिखाती हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा हथियार उसका धैर्य और प्रेजेंस ऑफ माइंड यानी हाजिर जवाबी है।
रेत से चीनी अलग करने वाली चुनौती से लेकर हवा में महल बनाने तक बीरबल ने हर बार ये दिखाया कि शत्रु चाहे कितना भी षड्यंत्र रचे, यदि आपका मन शांत है और आप तर्क का साथ नहीं छोड़ते तो आप हर असंभव दिखने वाली दीवार को गिरा सकते हैं। आज भी अकबर बीरबल की ये गाथाएं हमें ये संदेश देती हैं कि समस्या का समाधान समस्या के अंदर ही छिपा होता है। क्रोध और जल्दबाजी बुद्धि के दुश्मन है। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, उसे केवल सही समय पर उजागर करने की कला आनी चाहिए। बीरबल मुगल दरबार के केवल एक मंत्री नहीं थे, वे नैतिकता और बुद्धिमत्ता के एक ऐसे स्तंभ थे जिनकी चमक सदियों बाद भी फीकी नहीं पड़ी। उनकी अक्ल का सफर रेत के कणों से शुरू होकर आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा और इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। रेत से चीनी अलग करने की उस ऐतिहासिक जीत के बाद बीरबल का कद दरबार में इतना ऊंचा हो गया कि अब कोई भी दरबारी सीधे उनसे टकराने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन ईर्ष्या एक ऐसा जहर है जो कभी खत्म नहीं होता। शराफत खान की हार के बाद दरबार के अन्य प्रभावशाली मंत्रियों ने एक और भी अधिक खतरनाक षड्यंत्र रचा। अध्याय 24 हवा में महल बनाने की मांग। कुछ हफ्तों बाद जब अकबर अपने दरबार में प्रसन्न मुद्रा में बैठे थे, एक दरबारी ने उठकर कहा, जहां पनाह, बीरबल की अक्ल का लोहा तो पूरी दुनिया मान चुकी है। उन्होंने रेत से चीनी अलग कर दी जो नामुमकिन था, लेकिन क्या वे अपनी बुद्धि से प्रकृति के भौतिक नियमों को बदल सकते हैं? हमारी इच्छा है कि बीरबल हमारे लिए हवा में एक महल तामीर करवाएं। अकबर चौंक गए। हवा में महल? ये कैसे मुमकिन है? दरबारी ने चतुराई से कहा, हुजूर, बीरबल के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर वे ऐसा कर सकें तो मुगल सल्तनत का नाम क़यामत तक याद रखा जाएगा कि हमारे पास एक ऐसा वास्तुकार है जिसने आसमान में महल खड़ा कर दिया। अकबर को भी ये विचार रोमांचक लगा। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम हमारे लिए आसमान में एक महल बना सकते हो? बीरबल भांप गए कि ये उन्हें फंसाने की एक नई चाल है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, क्यों नहीं जहांपनाह, मैं हवा में महल जरूर बना दूंगा, बस मुझे 2 महीने का समय और कुछ विशेष कारीगर चाहिए। अध्याय 25 बीरबल की अनोखी तैयारी। बीरबल ने बाजार से 100 सबसे बोलने वाले तोते खरीदे। उन्होंने 2 महीनों तक उन तोतों को एक गुप्त स्थान पर रखा और उन्हें केवल 4 वाक्य रटाने के लिए प्रशिक्षकों को काम पर लगाया। वे वाक्य थे, ईंट लाओ, पत्थर लाओ, पानी लाओ, चूना और गारा तैयार करो। 2 महीने तक उन तोतों ने दिन रात यही सुना और बोला। जब वे पूरी तरह प्रशिक्षित हो गए तो बीरबल उन्हें पिंजरों में भरकर दरबार के पास ले आए। अध्याय 26 आसमान से आती आवाजें। नियत दिन पर पूरा दरबार और शहर की जनता उस स्थान पर इकट्ठा हुई जहां महल बनना था। बीरबल ने चुपके से अपने सेवकों को आदेश दिया कि वे उन 100 तोतों को आसमान की ओर उड़ा दें। जैसे ही तोते आसमान में उड़े, वे चारों ओर मंडराने लगे और अपनी रटी रटाई भाषा में चिल्लाने लगे, ईंट लाओ, पत्थर लाओ, गारा तैयार करो, पानी लाओ। हजारों पक्षियों की ये सामूहिक आवाज ऐसी लग रही थी मानो अदृश्य कारीगर आसमान में सचमुच काम कर रहे हों। लोग हैरान रह गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये क्या हो रहा है? बीरबल ने बड़े गर्व से कहा, जहांपनाह, देखिए, मेरे कारीगर आसमान में पहुंच चुके हैं और उन्होंने नींव डालने का काम शुरू कर दिया है। वे ईंट और पत्थर मांग रहे हैं। चूंकि वे आसमान में हैं, इसलिए वे जमीन पर आकर सामान नहीं ले सकते। अब शर्त के मुताबिक आप नीचे से ईंट, पत्थर और गारा आसमान में भिजवाने का इंतजाम कीजिए ताकि वे महल खड़ा कर सकें। अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े। उन्होंने उन दरबारियों की ओर देखा जिन्होंने ये मांग रखी थी। दरबारी शर्म से सिर झुकाए खड़े थे, क्योंकि कोई भी इंसान जमीन से सामान आसमान में नहीं पहुंचा सकता था। अकबर ने कहा, शाबाश बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि हवा में महल की मांग जितनी काल्पनिक थी, तुम्हारा जवाब उतना ही तार्किक है। अध्याय 27 चोरी की अनोखी पहचान। महल की इस जीत के बाद एक अमीर व्यापारी दरबार में रोता हुआ आया, जहांपनाह, मेरे घर में चोरी हो गई है। मुझे शक है कि मेरे ही 5 नौकरों में से किसी एक ने यह काम किया है, पर कोई सच नहीं बोल रहा। अकबर ने मामला बीरबल को सौंपा। बीरबल ने उन 5 नौकरों को बुलाया और उन्हें एक एक जादुई लकड़ी दी। बीरबल ने कहा, ये मामूली लकड़ियां नहीं हैं, ये चोर को पहचान लेती हैं। अभी ये सब बराबर लंबाई की हैं। तुम इन्हें अपने घर ले जाओ और कल सुबह वापस लाना। जिसने चोरी की होगी उसकी लकड़ी रात भर में 2 इंच बढ़ जाएगी। अगली सुबह
जब नौकर वापस आए तो बीरबल ने सबकी लकड़ियां नापीं। एक नौकर की लकड़ी 2 इंच छोटी थी। बीरबल ने तुरंत उसे पकड़ लिया और कहा, यही चोर है। अकबर ने पूछा, लेकिन बीरबल, तुमने तो कहा था कि लकड़ी बढ़ जाएगी, इसकी तो छोटी हो गई। बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, लकड़ी कोई जादुई नहीं थी। चोर के मन में डर था कि उसकी लकड़ी बढ़ जाएगी, इसलिए उसने रात में ही अपनी लकड़ी को 2 इंच काट दिया, ताकि वो बढ़ने के बाद भी दूसरों के बराबर दिखे। अपनी इसी घबराहट में उसने खुद को अपराधी साबित कर दिया। अध्याय 28, बुद्धिमानी का अंतिम पाठ। बीरबल की कहानियां केवल उनकी जीत की गाथा नहीं है, बल्कि वे ये सिखाती हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा हथियार उसका धैर्य और प्रेजेंस ऑफ माइंड यानी हाजिर जवाबी है। रेत से चीनी अलग करने वाली चुनौती से लेकर हवा में महल बनाने तक बीरबल ने हर बार ये दिखाया कि शत्रु चाहे कितना भी षड्यंत्र रचे, यदि आपका मन शांत है और आप तर्क का साथ नहीं छोड़ते, तो आप हर असंभव दिखने वाली दीवार को गिरा सकते हैं। आज भी अकबर बीरबल की ये गाथाएं हमें ये संदेश देती हैं कि समस्या का समाधान समस्या के अंदर ही छिपा होता है। क्रोध और जल्दबाजी बुद्धि के दुश्मन हैं। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, उसे केवल सही समय पर उजागर करने की कला आनी चाहिए। बीरबल मुगल दरबार के केवल एक मंत्री नहीं थे, वे नैतिकता और बुद्धिमत्ता के एक ऐसे स्तंभ थे जिनकी चमक सदियों बाद भी फीकी नहीं पड़ी। उनकी अक्ल का सफर रेत के कणों से शुरू होकर आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचा और इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गया। बीरबल की बुद्धिमानी की गाथाएं केवल दरबार की 4 दीवारी तक सीमित नहीं थीं, बल्कि वे जीवन के हर पहलू को छूती थीं। रेत से चीनी अलग करने और स्वर्ग की यात्रा जैसे कारनामों के बाद अब बीरबल के सामने कुछ ऐसी चुनौतियां आईं जिन्होंने ये सिद्ध किया कि सत्य को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, बस उसे उजागर करने का सही तरीका पता होना चाहिए। अध्याय 34, बिना छुए लकीर छोटी करना। एक दिन अकबर ने दरबार के फर्श पर कोयले से एक लंबी लकीर खींची और घोषणा की, जो कोई भी इस लकीर को बिना छुए और बिना मिटाए छोटा कर देगा, उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। लकीर को बिना छुए छोटा कैसे किया जा सकता है? ये तो भौतिक विज्ञान के विरुद्ध था। जब सबकी बारी खत्म हो गई, तब बीरबल आगे आए। उन्होंने उस लकीर के बगल में एक दूसरी, उससे कहीं ज्यादा लंबी लकीर खींच दी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना, देखिए, आपकी खींची हुई पहली लकीर अब बिना छुए ही छोटी हो गई है। अकबर बीरबल की इस तुलनात्मक बुद्धि को देखकर गदगद हो गए। उन्होंने सिखाया कि किसी को नीचा दिखाने के लिए उसे काटने की जरूरत नहीं, बस खुद को उससे बड़ा और बेहतर साबित कर दो। अध्याय 35, 2 माताओं का विवाद। एक बार 2 महिलाएं एक नवजात शिशु को लेकर दरबार में आईं। दोनों का दावा था कि बच्चा उनका है। मामला पेचीदा था क्योंकि कोई गवाह नहीं था। अकबर ने बीरबल को न्याय करने को कहा। बीरबल ने जल्लाद को बुलाया और आदेश दिया, इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दो और आधा आधा दोनों महिलाओं को दे दो। जैसे ही जल्लाद ने तलवार उठाई, पहली महिला खामोश रही, लेकिन दूसरी महिला चीख पड़ी और बीरबल के पैरों में गिर गई। वो रोते हुए बोली, हुजूर, बच्चे को मत मारिए, भले ही इसे उस दूसरी औरत को दे दीजिए, पर इसे जिंदा रहने दीजिए। बीरबल ने तुरंत फैसला सुनाया, बच्चा इस दूसरी महिला का है, क्योंकि एक असली मां अपने बच्चे को खो सकती है, लेकिन उसे मरते हुए नहीं देख सकती। अपराधी महिला को जेल भेज दिया गया और असली मां को उसका बच्चा मिल गया। अध्याय 36, लालची पंडित और सोने के आम। अकबर की माताजी का देहांत होने वाला था। उनकी अंतिम इच्छा थी कि वे आम खाएं, लेकिन मौसम आम का नहीं था। उनके निधन के बाद कुछ लालची पंडितों ने अकबर को डराया कि माताजी की आत्मा भटक रही है, क्योंकि उनकी अंतिम इच्छा पूरी नहीं हुई। यदि आप सोने के आम बनवाकर ब्राह्मणों को दान करें तो उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। अकबर ने भारी मात्रा में सोने के आम दान कर दिए। बीरबल को जब ये पता चला तो उन्हें बुरा लगा कि पंडित राजा की भावनाओं का फायदा उठा रहे हैं। बीरबल ने उन पंडितों को अपने घर बुलाया और कहा, मेरी माताजी का भी देहांत हो गया है और उनकी इच्छा थी कि मैं ब्राह्मणों को गर्म लोहे के चिमटों से दागूं। पंडित घबरा गए। बीरबल ने कहा, अगर सोने के आम दान करने से अकबर की माताजी को आम का स्वाद मिल सकता है, तो चिमटे से दागने पर मेरी माताजी का दर्द भी कम होगा। पंडितों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने सारा सोना वापस कर दिया। अध्याय 37, सबसे सुंदर बच्चा। एक बार अकबर ने कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि मेरा पोता दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा है। बीरबल ने कहा, जहां पनाह,
हर माता पिता और दादा दादी को अपना बच्चा ही सबसे सुंदर लगता है, पर असलियत कुछ और हो सकती है। अकबर को बुरा लगा। उन्होंने बीरबल को चुनौती दी कि वे दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा ढूंढ कर लाए। बीरबल कुछ दिनों बाद एक झोपड़ी के पास अकबर को ले गए। वहां एक बच्चा कीचड़ में सना हुआ था। उसके कपड़े फटे थे और वो दिखने में बहुत साधारण था, लेकिन उसकी माँ उसे चूम रही थी और कह रही थी, मेरा हीरा, मेरा सबसे सुंदर बच्चा। अकबर ने कहा, बीरबल, ये तो बहुत बदसूरत है। तभी उस माँ ने सुना और वो अकबर पर बरस पड़ी। खबरदार, जो मेरे बच्चे को बदसूरत कहा, ये दुनिया का सबसे हसीन बच्चा है। अकबर समझ गए कि सुंदरता आंखों में नहीं, प्रेम में होती है। बीरबल ने एक बार फिर अकबर का नजरिया बदल दिया। अध्याय 38 बीरबल और जादुई गधा। महल में एक कीमती हार चोरी हो गया। बीरबल ने सभी संदिग्धों को एक कमरे में बुलाया, जहां एक गधा बंधा था। बीरबल ने कहा, ये एक जादुई गधा है। जो भी इसकी पूंछ पकड़ेगा, अगर वो चोर हुआ तो गधा जोर से रेंगेगा, आवाज करेगा। एक एक करके सब अंदर गए और बाहर आए। गधा एक बार भी नहीं रेंगा। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हारा गधा तो बेकार निकला। बीरबल ने कहा, नहीं हुजूर, अब सबके हाथ चेक कीजिए। बीरबल ने गधे की पूंछ पर एक खास खुशबूदार काला रंग लगा दिया था। जो ईमानदार थे, उन्होंने निडर होकर पूंछ पकड़ी और उनके हाथ काले हो गए। लेकिन चोर ने डर के मारे पूंछ को छुआ ही नहीं, इसलिए उसके हाथ साफ थे। चोर पकड़ा गया। अध्याय 39 रेत से चीनी तक का सफर, एक दर्शन। कहानी के इस पड़ाव पर हम देखते हैं कि बीरबल की हर युक्ति के पीछे एक गहरा मनोविज्ञान था। रेत से चीनी अलग करना केवल एक भौतिक कार्य नहीं था, बल्कि वो इस बात का प्रतीक था कि संसार में बुराई, रेत, और अच्छाई, चीनी, हमेशा मिली हुई रहती हैं। एक साधारण व्यक्ति उन्हें अलग करने की कोशिश में थक जाता है, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति धैर्य की चींटियों का सहारा लेता है। वो जानता है कि हर काम को खुद करना जरूरी नहीं, कभी-कभी सही माध्यम का चुनाव करना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। अंतिम उपसंहार। बीरबल ने अकबर को सिखाया कि अधिकार का घमंड बुद्धि को अंधा कर देता है। न्याय केवल कानून की किताबों में नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं में होता है। हास्य सबसे कठिन परिस्थिति को भी सरल बना सकता है। अकबर और बीरबल की ये जोड़ी आज भी हमें याद दिलाती है कि एक राजा को हमेशा एक ऐसे सलाहकार की जरूरत होती है जो उसे हाँ में हाँ मिलाने के बजाय सत्य का आईना दिखा सके। रेत से चीनी अलग करने की वो चुनौती आज भी हमारे जीवन की समस्याओं का समाधान है। धैर्य रखो, बुद्धि का प्रयोग करो और सही समय का इंतजार करो। चीनी अपने आप अलग हो जाएगी। पूर्णतः समाप्त। बीरबल की बुद्धिमानी की यात्रा अब अपने उस शिखर पर पहुंच चुकी थी जहां अकबर उन्हें केवल एक मंत्री नहीं, बल्कि अपनी आत्मा का हिस्सा मानने लगे थे। रेत से चीनी अलग करने की उस छोटी सी घटना ने जो नींव रखी थी, उस पर अब ज्ञान और दर्शन का एक विशाल महल खड़ा हो चुका था। यहां कहानी के अगले और अंतिम महत्वपूर्ण पड़ाव दिए जा रहे हैं। अध्याय 40 ईश्वर के 3 सवाल। एक दिन अकबर के मन में आध्यात्मिक जिज्ञासा जागी। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, दुनिया कहती है कि ईश्वर सब कुछ करता है। अगर ऐसा है तो मुझे 3 सवालों के जवाब दो। ईश्वर कहाँ रहता है, वो किस तरफ देखता है और वो करता क्या है? दरबारी फिर से मुस्कुराए। उन्हें लगा कि अब बीरबल दार्शनिक उलझनों में फंस जाएंगे। बीरबल ने कहा, जहांपना, इन सवालों के जवाब के लिए मुझे 1 गिलास दूध और 1 मोमबत्ती चाहिए। दूध लाया गया। बीरबल ने पूछा, हुजूर, क्या इस दूध में घी है? अकबर बोले, हां, बिल्कुल है। बीरबल ने कहा, पर वो दिख क्यों नहीं रहा? अकबर ने जवाब दिया, उसे मथना पड़ेगा, तब घी प्रकट होगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, आपके पहले सवाल का जवाब यही है। ईश्वर इस संसार के कण कण में वैसे ही व्याप्त है जैसे दूध में घी, बस उसे देखने के लिए भक्ति और ज्ञान से मन को मथना पड़ता है। फिर बीरबल ने मोमबत्ती जलाई और पूछा, हुजूर, ये मोमबत्ती किस तरफ देख रही है, पूरब, पश्चिम, उत्तर या दक्षिण? अकबर बोले, ये तो चारों तरफ रोशनी फैला रही है, इसकी कोई एक दिशा नहीं है। बीरबल बोले, ये आपके दूसरे सवाल का जवाब है। ईश्वर की दृष्टि किसी एक दिशा में नहीं है, वो सर्वव्यापी है और हर जीव को समान रूप से देख रहा है।
अब तीसरे सवाल की बारी थी, ईश्वर करता क्या है? बीरबल ने कहा, हुजूर, इस जवाब के लिए आपको मुझे अपना गुरु मानना होगा, और गुरु का स्थान ऊंचा होता है। अकबर तुरंत सिंहासन से नीचे उतर गए और बीरबल को ऊपर बिठा दिया। सिंहासन पर बैठते ही बीरबल बोले, जहां पनाह, ईश्वर यही करता है। वो पल भर में राजा को रंग, भिखारी और भिखारी को राजा बना देता है। अभी उसने आपको नीचे खड़ा कर दिया और मुझे सिंहासन पर बिठा दिया। अकबर निरुत्तर रह गए और बीरबल की बुद्धिमानी के कायल हो गए। अध्याय 41 अदृश्य चित्रकारी। एक बार अकबर ने बीरबल को तंग करने के लिए कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसा चित्र बनाकर दो जिसमें हवा दिखाई दे। अगर तुम नहीं बना पाए तो तुम्हें सजा मिलेगी। बीरबल अगले दिन एक खाली कैनवस लेकर आए जिस पर कुछ भी नहीं बना था। अकबर ने गुस्से में कहा, यह क्या है? इसमें तो कुछ भी नहीं है। बीरबल ने शांति से कहा, हुजूर, गौर से देखिए। इस चित्र में हवा इतनी तेज चल रही है कि वो पेंटिंग के सारे रंगों और आकृतियों को उड़ा ले गई है। अब केवल शुद्ध हवा ही बची है जिसे आप महसूस कर सकते हैं पर देख नहीं सकते। अकबर हंस पड़े और बीरबल की चतुराई की तारीफ की। अध्याय 42 सबसे बड़ा हथियार। अकबर ने एक बार पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे बड़ा हथियार क्या है? तलवार, तोप या हाथी? बीरबल ने कहा, हुजूर, मनुष्य का आत्मविश्वास ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। अकबर ने इसकी परीक्षा लेने के लिए एक पागल हाथी को बीरबल की ओर छोड़ दिया। बीरबल के पास कोई हथियार नहीं था। जैसे ही हाथी उनके करीब आया, बीरबल ने पास पड़े एक छोटे से कुत्ते के पिल्ले को उठाया और पूरी ताकत से हाथी की सूंड पर दे मारा। हाथी अचानक हुए इस हमले और बीरबल के निडर व्यवहार से घबरा गया और पीछे मुड़कर भाग गया। अकबर ने स्वीकार किया कि बिना किसी शस्त्र के भी आत्मविश्वास से बड़ी मुसीबत को टाला जा सकता है। अध्याय 43 बीरबल की अंतिम सीख और विदाई। जैसे जैसे समय बीता, अकबर और बीरबल की उम्र ढलने लगी। एक शाम यमुना के किनारे टहलते हुए अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने मुझे जीवन भर बहुत कुछ सिखाया। क्या कोई ऐसी बात है जो तुमने अब तक ना कही हो? बीरबल ने पानी में एक पत्थर फेंका और उठती हुई लहरों को देखकर कहा, जहां पना, जीवन इन लहरों की तरह है। रेत से चीनी अलग करना हो या साम्राज्य चलाना, सब कुछ एक दिन खत्म हो जाएगा। इंसान के पास केवल उसकी नेकी और बुद्धि रह जाती है। सत्ता आती जाती है, लेकिन जो न्याय आपने एक गरीब को दिया वो इतिहास में अमर रहेगा। महानिष्कर्ष, रेत से चीनी तक का दर्शन। ये कहानी, जो एक साधारण सी चुनौती रेत से चीनी अलग करने से शुरू हुई थी, वो हमें जीवन के सबसे बड़े सत्य तक ले आती है। धैर्य। रेत और चीनी को अलग करने के लिए बीरबल ने जल्दबाजी नहीं की, बल्कि चींटियों का इंतजार किया। जीवन की बड़ी समस्याओं का समाधान भी वक्त और धैर्य में छिपा होता है। अक्ल, बुद्धि वो चाबी है जो बंद दरवाजों को भी खोल देती है। बीरबल ने कभी बल का प्रयोग नहीं किया, हमेशा तर्क और युक्ति का सहारा लिया। विनम्रता। इतनी बड़ी जीत और प्रसिद्धि के बाद भी बीरबल कभी अहंकारी नहीं हुए। उन्होंने हमेशा अकबर का सम्मान किया और अपनी बुद्धि को सेवा का माध्यम बनाया। अंतिम शब्द। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल किस्से नहीं हैं, वे मानव मस्तिष्क की असीम क्षमताओं का उत्सव है। वे हमें सिखाती हैं कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों न हों, यदि हम अपने विवेक का साथ न छोड़ें तो हम रेत जैसी खारी दुनिया से भी चीनी जैसी मिठास को अलग कर सकते हैं। बीरबल आज भी हमारे बीच जीवित हैं, हर उस विचार में जो न्यायपूर्ण है, हर उस हंसी में जो तनाव को कम करती है, और हर उस समाधान में जो असंभव को संभव बनाता है। समाप्त। बीरबल की ख्याति अब केवल समस्याओं को सुलझाने तक सीमित नहीं थी, बल्कि वे बादशाह अकबर के लिए एक सुरक्षा कवच बन चुके थे। रेत से चीनी अलग करने और हवा में महल बनाने जैसी घटनाओं ने यह सिद्ध कर दिया था कि बीरबल की बुद्धि के आगे कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। लेकिन अब बीरबल के सामने जो चुनौतियां आने वाली थीं, वे केवल बुद्धि की नहीं, बल्कि सत्य और इंसानी फितरत की गहरी परख की थीं। अध्याय 29 आगरा के कौवों की गिनती। एक सुहानी शाम अकबर और बीरबल शाही बाग में टहल रहे थे। अचानक आकाश में कौवों का एक झुंड उड़ता हुआ दिखाई दिया। अकबर के मन में एक शरारत सूझी। उन्होंने बीरबल की परीक्षा लेने के लिए पूछा,
बीरबल, तुम तो हर सवाल का जवाब जानते हो। क्या तुम बता सकते हो कि हमारे आगरा शहर में कुल कितने कौवे हैं? बीरबल ने एक पल भी नहीं गवाया और तुरंत जवाब दिया, जहां पनाह, आगरा में कुल 90,548 कौवे हैं। अकबर हैरान रह गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, अगर गिनती इससे ज्यादा निकली तो? बीरबल ने बड़े आत्मविश्वास से कहा, हुजूर, अगर संख्या ज्यादा निकली तो इसका मतलब है कि पड़ोसी राज्यों से कुछ कौवे अपने रिश्तेदारों से मिलने यहां आए हैं। अकबर ने फिर पूछा, और अगर संख्या कम निकली तो? बीरबल बोले, तब इसका मतलब साफ है कि हमारे शहर के कुछ कौवे दूसरे शहरों में रहने वाले अपने रिश्तेदारों के यहाँ छुट्टियां बिताने गए हैं। अकबर बीरबल की इस हाजिर जवाबी पर लोटपोट हो गए। उन्हें समझ आ गया कि बीरबल के पास हर तर्क का एक काट मौजूद है। अध्याय 30 गधे की पूंछ और चोर की पहचान। दरबार में एक नई समस्या आई। शाही खजाने से एक बेशकीमती हीरा गायब हो गया था। शक उन 7 सुरक्षा कर्मियों पर था जो उस रात पहरे पर थे। अकबर ने सबको कड़ी सजा देने की सोची, लेकिन बीरबल ने उन्हें रोक दिया। बीरबल ने काले गधे को दरबार के बीचों बीच खड़ा करवाया। उन्होंने गधे की पूंछ पर एक गुप्त इत्र सेंट लगा दिया। बीरबल ने 7 संदिग्धों से कहा, यह कोई साधारण गधा नहीं है, ये सच बोलने वाला जादुई गधा है। आप सबको एक एक करके अंधेरे कमरे में जाना है और इस गधे की पूंछ पकड़कर जोर से खींचनी है। अगर आप चोर होंगे तो ये गधा जोर से रेंकेगा। एक एक करके 7 सिपाही अंधेरे कमरे में गए और बाहर आए। गधा एक बार भी नहीं रेंका। अकबर परेशान हो गए। बीरबल, गधा तो बोला ही नहीं, इसका मतलब इनमें से कोई चोर नहीं है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, सब अपने हाथ आगे कीजिए। जैसे ही सिपाहियों ने हाथ आगे किए, बीरबल ने उनके हाथों को सूंघा। 6 सिपाहियों के हाथों से इत्र की तेज महक आ रही थी, लेकिन 7वें सिपाही के हाथ से कोई महक नहीं आ रही थी। बीरबल ने उसे पकड़ लिया और कहा, यही चोर है। चोर सिपाही डरकर पैरों में गिर पड़ा। बीरबल ने समझाया, चोर के मन में डर था कि अगर उसने पूंछ पकड़ी तो गधा बोल पड़ेगा, इसलिए उसने डर के मारे पूंछ को छुआ तक नहीं। बाकी ईमानदार सिपाहियों को डर नहीं था, इसलिए उन्होंने पूंछ पकड़ी और इत्र की महक उनके हाथों में लग गई। अध्याय 31 दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज। एक दिन अकबर के मन में विचार आया कि आखिर इस दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज क्या है। उन्होंने दरबारियों से राय मांगी। किसी ने कोहिनूर हीरा कहा, किसी ने गुलाब का फूल, तो किसी ने चांद कहा। जब बीरबल की बारी आई तो वे एक छोटे से बच्चे को दरबार में ले आए। वो बच्चा दिखने में बहुत ही साधारण, धूल से सना हुआ और रोता हुआ था। दरबारी हंसने लगे। बीरबल, क्या ये बदसूरत बच्चा तुम्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज लगता है? बीरबल ने शांत रहकर बच्चे की मां को बुलाया। उस मां ने जैसे ही अपने बच्चे को देखा, उसे चूमने लगी, उसे गले से लगा लिया और कहने लगी, मेरा बच्चा दुनिया का सबसे प्यारा और सुंदर शहजादा है। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपना, खूबसूरती देखने वाले की आंखों में और उसके प्यार में होती है। एक मां के लिए उसका बच्चा, चाहे वो कैसा भी हो, दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है। खूबसूरती किसी वस्तु में नहीं, बल्कि हमारी भावना में छिपी होती है। अकबर बीरबल की इस दार्शनिक बात से बहुत प्रभावित हुए। अध्याय 32 अनोखा रंग जो दुनिया में नहीं है। अकबर को कभी कभी बीरबल को तंग करने में बहुत मजा आता था। एक बार उन्होंने कहा, बीरबल, मुझे एक ऐसा घोड़ा लाकर दो जो न सफेद हो, न काला, न भूरा, न चितक कबरा और ना ही नीला। मुझे वो घोड़ा किसी भी कीमत पर चाहिए। बीरबल समझ गए कि बादशाह एक ऐसे रंग का घोड़ा मांग रहे हैं जो अस्तित्व में ही नहीं है। बीरबल ने 7 दिन का समय मांगा। 8वें दिन बीरबल दरबार में आए और बोले, हुजूर, मुझे वो अनोखा घोड़ा मिल गया है। वो इतना सुंदर है कि आप देखते रह जाएंगे। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, जल्दी बताओ, वो कहाँ है? मैं उसे अभी देखना चाहता हूं। बीरबल ने शर्त रखी, महाराज, घोड़े का मालिक कहता है कि वो घोड़ा बहुत खास है, इसलिए उसे देखने के लिए आपको हफ्ते के 7 दिनों, सोमवार से रविवार के अलावा किसी और दिन आना होगा। आप जिस भी दिन इन 7 दिनों के बाहर आएंगे, घोड़ा आपके सामने होगा। अकबर अपनी ही चाल में फंस गए। वे हंसकर बोले, बीरबल, तुम्हारी अक्ल का कोई जवाब नहीं। जब ऐसा कोई दिन ही नहीं होता तो वैसा घोड़ा भी कैसे हो सकता है? अध्याय 33 न्याय का अंतिम तराजू। जैसे जैसे साल बीतते गए, बीरबल केवल एक मजाकिया सलाहकार नहीं, बल्कि एक न्यायप्रिय वजीर बन गए।
उन्होंने रेत से चीनी अलग करने वाली चुनौती से ये सीखा था कि विभाजन, सेपरेशन ही समाधान है। जब भी दरबार में कोई जटिल मुकदमा आता, बीरबल उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटते थे और सच खुद ब खुद बाहर आ जाता। एक बार एक अंधे आदमी ने दावा किया कि उसके पड़ोसी ने उसकी सोने की मोहरें चुरा ली हैं। पड़ोसी मुकर गया। बीरबल ने उस सोने की मोहर को गर्म पानी में डलवाया। पानी की सतह पर तेल की परत तैरने लगी। बीरबल ने तुरंत कहा, ये मोहरें पड़ोसी की नहीं बल्कि इसी अंधे आदमी की हैं, क्योंकि ये आदमी तेल बेचने का काम करता है और मोहरें छूते समय उसके हाथों का तेल उन पर लग गया था। उपसंहार: बीरबल की अमर विरासत। बीरबल की कहानियां केवल अकबर के दरबार तक सीमित नहीं रहीं, वे आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक बन गईं। उन्होंने सिखाया कि धैर्य, रेत और चीनी को अलग करने के लिए रात भर का इंतजार जरूरी था। निरीक्षण, चींटियों के व्यवहार को देखना ही सफलता की कुंजी थी। साहस, मौत के करीब स्वर्ग की यात्रा जाकर भी वापस आना केवल निडर व्यक्ति ही कर सकता है। सत्य, सत्य को किसी बनावटी प्रमाण की जरूरत नहीं होती, वो स्वाभाविक रूप से प्रकट होता है। अकबर और बीरबल की ये जुगलबंदी हमें याद दिलाती है कि सत्ता, शक्ति और बुद्धि जब एक साथ मिल जाते हैं तो एक महान युग का जन्म होता है। बीरबल आज भी हमारे बीच अपनी उन छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से जीवित हैं, जो हमें हर मुश्किल घड़ी में मुस्कुराते हुए रास्ता निकालने की प्रेरणा देती हैं। कहानी का अंत: बीरबल की चतुराई और रेत से चीनी अलग करने का वो किस्सा आज भी हर उस इंसान के लिए मिसाल है जो ये मानता है कि दुनिया में कुछ भी असंभव है। यदि इरादा पक्का हो और अक्ल साथ हो तो रेत में मिली हुई मिठास को भी वापस पाया जा सकता है। बीरबल की बुद्धिमानी की कहानियां केवल महल की दीवारों तक सीमित नहीं रहीं, बल्कि वे हर उस इंसान के लिए मिसाल बन गईं जो मुश्किलों से घबरा जाता था। रेत से चीनी अलग करने वाली उस घटना ने ये तो सिद्ध कर दिया था कि बीरबल असंभव को संभव बना सकते हैं, लेकिन अब उनके सामने एक ऐसी चुनौती आने वाली थी जिसमें उनकी न्यायप्रियता की अग्नि परीक्षा होनी थी। अध्याय 34: बिना छुए लकीर छोटी करना। एक दिन अकबर ने दरबार की फर्श पर कोयले से एक लंबी लकीर खींची और चुनौती दी, दरबारियों, जो भी इस लकीर को बिना मिटाए, बिना छुए और बिना काटे छोटा कर देगा, उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। लकीर को बिना छुए छोटा कैसे किया जा सकता है? जब सबकी हिम्मत जवाब दे गई, तब बीरबल आगे आए। उन्होंने उस लकीर के ठीक बगल में उससे भी एक लंबी लकीर खींच दी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, देखिए, आपकी पहली लकीर अब बिना छुए ही छोटी हो गई। अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने जीवन का सबसे बड़ा सच सिखा दिया। किसी को नीचा दिखाने के लिए उसे मिटाने की जरूरत नहीं, बस खुद को उससे बड़ा और बेहतर बना लो। अध्याय 35: बीरबल की खिचड़ी और धैर्य की परीक्षा। एक बार कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। अकबर ने घोषणा की कि जो कोई पूरी रात यमुना के बर्फीले पानी में खड़ा रहेगा, उसे सोने की 100 मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। एक गरीब ब्राह्मण ने यह चुनौती स्वीकार की और पूरी रात पानी में खड़ा रहा। सुबह जब वो इनाम लेने आया तो अकबर ने पूछा, तुम इतनी ठंड में कैसे टिके रहे? ब्राह्मण ने मासूमियत से कहा, हुजूर, दूर महल की खिड़की पर एक दिया जल रहा था, मैं उसे ही देखते देखते रात काट दी। अकबर ने कहा, इसका मतलब तुमने उस दिए की गर्मी से खुद को बचाए रखा। ये धोखा है, तुम्हें इनाम नहीं मिलेगा। ब्राह्मण दुखी होकर बीरबल के पास गया। अगले दिन बीरबल दरबार नहीं आए। अकबर उनके घर पहुंचे तो देखा कि बीरबल ने जमीन पर आग जलाई है और उससे 5 फुट ऊपर एक हांडी टांग रखी है। अकबर बोले, बीरबल, पागल हो गए हो? इतनी ऊपर आग की गर्मी कैसे पहुंचेगी? तुम्हारी खिचड़ी कभी नहीं पकेगी। बीरबल ने शांति से जवाब दिया, जहांपनाह, अगर महल की खिड़की पर जल रहे एक छोटे से दिए की गर्मी यमुना के पानी में खड़े इंसान तक पहुंच सकती है, तो इस आग की गर्मी मेरी खिचड़ी तक क्यों नहीं पहुंच सकती? अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत उस गरीब ब्राह्मण को उसका इनाम दिया। अध्याय 36: बादशाह की दाढ़ी और सजा का चुनाव। एक सुबह जब अकबर सोकर उठे तो उनके छोटे पोते ने खेल खेल में उनकी दाढ़ी का एक बाल खींच लिया। अकबर ने दरबार में सबको इकट्ठा किया और पूछा, आज किसी ने मेरी दाढ़ी खींचने की गुस्ताखी की है, बताओ उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? दरबारी गुस्से में बोले,
उसे कोड़े मारे जाएं, उसे जेल में डाल दिया जाए, उसका सिर कलम कर दिया जाए। जब बीरबल की बारी आई तो उन्होंने कहा, हुजूर, मेरी राय में उस अपराधी को ढेर सारी मिठाइयां और खिलौने देने चाहिए। सब दरबारी हैरान कर गए। अकबर ने पूछा, ऐसा क्यों बीरबल? बीरबल बोले, जहांपना, पूरी सल्तनत में आपके पोते के अलावा और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो आपकी दाढ़ी को हाथ भी लगा सके। बच्चे की इस शरारत पर सजा नहीं, प्यार मिलना चाहिए। अकबर बीरबल की इस समझदारी पर मुग्ध हो गए। अध्याय 37, सबसे बड़ा हथियार। अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा, दुनिया का सबसे बड़ा हथियार क्या है? बीरबल ने जवाब दिया, आत्मविश्वास और समय पर इस्तेमाल की गई बुद्धि। अकबर ने इसकी परीक्षा लेने के लिए एक पागल हाथी को बीरबल की ओर छोड़ दिया। बीरबल के पास कोई तलवार नहीं थी। जैसे ही हाथी उनके करीब आया, बीरबल ने पास पड़े एक छोटे से कुत्ते के बच्चे को जोर से पकड़ा और हाथी की सूंड पर दे मारा। अचानक हुए इस हमले और कुत्ते के भौंकने से हाथी घबरा गया और उल्टे पांव भाग खड़ा हुआ। अकबर ने मान लिया कि हथियार लोहे का नहीं बल्कि दिमाग का होता है। अध्याय 38, रेत से चीनी और अक्ल से जीत। निष्कर्ष। बीरबल का जीवन हमें सिखाता है कि धैर्य वो चाबी है जिससे बंद दिमाग के ताले खुलते हैं। जिस तरह उन्होंने रेत के बीच से चीनी के दानों को चींटियों के जरिए अलग करवाया था, वो केवल एक कहानी नहीं बल्कि एक जीवन दर्शन है। वो संदेश देता है कि बारीकियों पर ध्यान दें, समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसके छोटे छोटे हिस्सों को समझकर हल निकाला जा सकता है। कुदरत का साथ लें। कभी कभी हम वो काम नहीं कर सकते जो कुदरत के छोटे जीव कर सकते हैं। कभी हार न माने। जहां लोग नामुमकिन शब्द का इस्तेमाल करें, वहीं से एक बुद्धिमान व्यक्ति का रास्ता शुरू होता है। मुगल साम्राज्य के पन्नों में अकबर और बीरबल की ये जोड़ी सदा के लिए अमर हो गई। बीरबल ने अपनी अक्ल से न केवल अकबर का दिल जीता, बल्कि हर गरीब और बेसहारा को न्याय दिलाया। आज भी जब कोई बड़ी मुश्किल आती है तो लोग कहते हैं, इसका हल तो बीरबल ही निकाल सकता था। उपसंहार। बीरबल की कहानियां ये साबित करती हैं कि तलवार से जीती गई जमीन से कहीं अधिक मूल्यवान वो साम्राज्य है जो बुद्धि और न्याय से लोगों के दिलों पर राज करके बनाया जाता है। रेत और चीनी का वो मिश्रण आज भी हमें याद दिलाता है कि बुराई और अच्छाई चाहे कितनी भी मिल जाए, एक पारखी नजर और धैर्यवान मन हमेशा मिठास को अलग करने में सफल रहता है। समाप्त। लेखक का संदेश। ये गाथा बीरबल की बुद्धिमत्ता के सम्मान में रची गई है। समाप्त। बीरबल की बुद्धिमानी का सिलसिला यहीं नहीं रुका। रेत से चीनी अलग करने की उस ऐतिहासिक घटना के बाद बीरबल ने कई ऐसी गुत्थियां सुलझाईं जो आज भी हमें जीवन की गहरी समझ देती हैं। अध्याय 43, आगरा के अंधों की सूची। एक दिन अकबर ने दरबार में कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि हमारे राज्य में जरूरतमंद और अंधे लोगों की संख्या बहुत कम है। हमें उनकी मदद के लिए एक योजना बनानी चाहिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपना, सच तो यह है कि हमारे शहर में आंख वाले लोगों से ज्यादा अंधे लोग रहते हैं। मैं कल आपको इसकी सूची दे सकता हूं। अगले दिन बीरबल आगरा के मुख्य बाजार के बीचों बीच एक चारपाई बुनने बैठ गए। उनके पास एक कागज और कलम थी। जो भी वहां से गुजरता वो बीरबल को चारपाई बुनते देख पूछता, बीरबल जी, आप क्या कर रहे हैं? बीरबल बिना कुछ कहे उस व्यक्ति का नाम अंधों की सूची में लिख लेते। कुछ देर बाद खुद बादशाह अकबर वहां पहुंचे और पूछा, बीरबल, तुम यहां बीच बाजार में क्या कर रहे हो? बीरबल ने तुरंत अकबर का नाम भी उस सूची में लिख दिया। अकबर ने गुस्से में पूछा, मेरा नाम इस सूची में क्यों? बीरबल बोले, हुजूर, ये उन लोगों की सूची है जो अपनी आंखों से सामने देख रहे हैं कि मैं चारपाई बुन रहा हूं, फिर भी मुझसे पूछ रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। क्या इन्हें अंधा नहीं कहा जाना चाहिए? अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए और समझ गए कि लोग अक्सर सामने दिख रही सच्चाई को भी नजरअंदाज कर देते हैं। अध्याय 44, सच और झूठ के बीच की दूरी। एक बार अकबर ने बीरबल से एक दार्शनिक सवाल पूछा, बीरबल, बताओ, सच और झूठ के बीच कितनी दूरी होती है? दरबारी सोचने लगे कि इसका जवाब कोसों दूर होगा या फिर कोई गहरा धार्मिक तर्क। लेकिन बीरबल ने अपनी 4 उंगलियां अपने कान और आंख के बीच रखीं और कहा,
जहांपना, सच और झूठ के बीच केवल 4 उंगलियों का फासला होता है। अकबर ने पूछा, वो कैसे? बीरबल बोले, हुजूर, जो बात हम अपने कानों से सुनते हैं वो अक्सर झूठ हो सकती है, लेकिन जो हम अपनी आंखों से देखते हैं वो सच होता है। कान और आंख के बीच केवल 4 उंगलियों की दूरी है। यही सच और झूठ का फासला है। इसीलिए कभी भी सुनी सुनाई बातों पर तब तक यकीन न करें जब तक उसे अपनी आंखों से देख न लें। अध्याय 45, मूर्खों की तलाश। अकबर ने एक बार बीरबल को आदेश दिया, बीरबल, मुझे हमारे राज्य के 5 सबसे बड़े मूर्ख ढूंढ कर लाओ। तुम्हें 1 महीने का समय दिया जाता है। 1 महीने बाद बीरबल दरबार में केवल 2 लोगों को लेकर आए। पहला व्यक्ति एक गधे पर बैठा था और उसने अपनी घास की गठरी अपने सिर पर रख रखी थी। उसका कहना था कि गधा पहले से ही भारी है, इसलिए वो गठरी का वजन अपने सिर पर उठा रहा है ताकि गधे को आराम मिले। दूसरा व्यक्ति जमीन पर अपनी परछाई पकड़ने की कोशिश कर रहा था। अकबर बोले, ये तो सिर्फ 2 हुए, बाकी 3 कहाँ हैं? बीरबल ने झुककर कहा, हुजूर, तीसरा मूर्ख मैं हूं जो अपना कीमती समय मूर्खों को ढूंढने में बर्बाद कर रहा था। चौथे मूर्ख आप हैं जिन्होंने मुझे ये काम सौंपा, और 5वां मूर्ख वो है जो इस समय हमारे इस संवाद को बड़े ध्यान से सुन रहा है और सोच रहा है कि आगे क्या होगा। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने बीरबल की इस निडरता और हाजिर जवाबी के लिए उन्हें पुरस्कृत किया। अध्याय 46, बीरबल की अंतिम सीख, रेत और चीनी का पुनरावलोकन। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में बीरबल ने अकबर से एक बात कही थी जो आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने कहा था, जहांपना, जिस दिन मैंने रेत से चीनी अलग की थी उस दिन मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं जीतूंगा। मैंने बस ये सोचा था कि समस्या कितनी भी बारीक क्यों ना हो, उसे हल करने वाला संसाधन, चींटियां, भी उतना ही बारीक और प्रभावशाली हो सकता है। बीरबल ने सिखाया कि बड़ी समस्याओं के लिए हमेशा बड़ी सेना की जरूरत नहीं होती, कभी कभी एक छोटी सी सोच भी काफी होती है। क्रोध और अहंकार उस रेत की तरह है जो हमारे जीवन की मिठास, चीनी को खराब कर देते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो दूसरों की बनाई हुई उलझनों में नहीं फंसता, बल्कि अपनी बुद्धि से एक नया रास्ता बनाता है। उपसंहार। अमर बीरबल। बीरबल का अंत भले ही एक युद्ध के मैदान में हुआ, लेकिन उनकी कहानियां कभी खत्म नहीं हुईं। रेत से चीनी अलग करने की उनकी उस पहली चुनौती ने एक ऐसा मापदंड स्थापित किया कि असंभव शब्द मुगल दरबार के शब्दकोश से गायब हो गया। आज भी जब हम किसी मुश्किल दौर से गुजरते हैं तो बीरबल की ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि धैर्य और अक्ल वे 2 पंख हैं जिनसे हम किसी भी ऊंचाई को छू सकते हैं और किसी भी गहरे गड्ढे से बाहर निकल सकते हैं। रेत से शुरू हुई ये कहानी बुद्धिमत्ता के अनंत आकाश तक पहुंचती है। बीरबल का नाम सदैव एक ऐसे प्रकाश की तरह रहेगा जो अंधेरी से अंधेरी समस्या में भी समाधान की रोशनी दिखाता रहेगा। समाप्त। बीरबल की बुद्धिमानी का कारवा अब उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां अकबर को यह एहसास हो गया था कि बीरबल केवल उनके दरबारी नहीं बल्कि उनके जीवन के सबसे बड़े मार्गदर्शक हैं। रेत से चीनी अलग करने की उस छोटी सी घटना ने एक ऐसे दर्शन को जन्म दिया था जिसने मुगल साम्राज्य की न्याय व्यवस्था को ही बदल कर रख दिया। अध्याय 47, खुशबू की कीमत और आवाज का भुगतान। एक दिन दरबार में एक अनोखा मामला आया। एक कंजूस हलवाई ने एक गरीब मजदूर को पकड़ रखा था। हलवाई का कहना था, जहां पनाह, ये मजदूर रोज मेरी दुकान के बाहर बैठता है और मेरी ताज़ी मिठाइयों की खुशबू लेता है। चूंकि इसने मेरी मिठाइयों का आनंद लिया है, इसलिए इसे मुझे 2 स्वर्ण मुद्राएं देनी होंगी। अकबर उलझन में पड़ गए। क्या खुशबू सूंघने के पैसे लिए जा सकते हैं? उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने मजदूर से 2 स्वर्ण मुद्राएं ली और उन्हें एक धातु के पात्र यानी बर्तन में डालकर जोर जोर से हिलाया। सिक्कों की खनक पूरे दरबार में गूंज उठी। फिर बीरबल ने वे सिक्के वापस मजदूर की जेब में डाल दिए। हलवाई बोला, बीरबल जी, मेरे पैसे कहाँ हैं? बीरबल ने शांत भाव से कहा, सेठ जी, जैसे इस मजदूर ने आपकी मिठाइयों को खाया नहीं, केवल उनकी खुशबू ली, वैसे ही आपने भी इसके सिक्कों को छुआ नहीं, केवल उनकी आवाज़ सुनी। खुशबू का भुगतान आवाज़ से ही हो सकता है। हिसाब बराबर हुआ। अकबर ने एक बार फिर बीरबल की पीठ थपथपाई। अध्याय 48, सबसे बड़ा हथियार और बुद्धि।
एक बार एक विदेशी योद्धा दरबार में आया और उसने चुनौती दी कि वो अपनी ढाल को दुनिया की सबसे मजबूत चीज मानता है और कोई उसे तोड़ नहीं सकता। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम इसे गलत साबित कर सकते हो? बीरबल ने कहा, हुजूर, दुनिया में कोई भी ढाल इतनी मजबूत नहीं जो अक्ल के वार को झेल सके। बीरबल ने उस योद्धा से कहा, कल सुबह अपनी ढाल लेकर मैदान में आना, मैं बिना किसी अस्त्र शस्त्र के उसे तोड़ दूंगा। अगले दिन बीरबल अपने साथ एक छोटा सा शीशा यानी आईना लेकर आए। जैसे ही योद्धा अपनी ढाल लेकर आगे बढ़ा, बीरबल ने सूरज की रोशनी को आईने से परावर्तित यानी रिफ्लेक्ट करके सीधा योद्धा की आंखों पर डाला। योद्धा अंधा होकर लड़खड़ाया और गिर पड़ा। उसकी ढाल हाथ से छूट गई। बीरबल ने कहा, अक्ल वो हथियार है जो दुश्मन को बिना छुए ही निहत्था कर देता है। अध्याय 49, भाग्य बड़ा या कर्म। अकबर ने एक बार एक गहरा सवाल पूछा, बीरबल, दुनिया भाग्य यानी लक से चलती है या कर्म यानी हार्डवर्क से? बीरबल ने अकबर को एक अंधेरी कोठरी में ले जाकर छोड़ दिया, जहां 2 बिल्लियां थीं। एक बिल्ली के सामने दूध का कटोरा रखा गया और दूसरी के सामने कुछ नहीं। जो बिल्ली भाग्यशाली थी यानी जिसके पास दूध था, वो आराम से बैठ गई, लेकिन जो बिल्ली भूखी थी उसने कोठरी की दीवार फांदने की कोशिश की और अंत में उसे दीवार के एक छेद से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया, जहां ढेर सारा खाना रखा था। बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, भाग्य हमें वो देता है जो हमारे सामने है, दूध, लेकिन कर्म और बुद्धि हमें वो रास्ता दिखाते हैं जहां सफलता का भंडार है। भाग्य आपको रेत और चीनी का मिश्रण दे सकता है, लेकिन वो अक्ल ही है जो चींटियों की तरह मिठास को अलग करना जानती है। अध्याय 50, रेत और चीनी का अंतिम सत्य, महाउपसंहार। कहानी के इस अंतिम पड़ाव पर अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, अगर तुम्हें एक वाक्य में अपनी सारी बुद्धिमानी का सार बताना हो तो तुम क्या कहोगे? बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया और कहा, जहां पनाह, जीवन एक ऐसा मैदान है जहां रेत, मुश्किलें और चीनी, सुख हमेशा मिले हुए रहेंगे। एक मूर्ख इंसान पूरी रेत को निगलने की कोशिश करता है और अपना मुंह खराब कर लेता है, लेकिन एक बुद्धिमान इंसान धैर्य रखता है, शांत रहता है और अपनी अक्ल की चींटियों को काम पर लगाता है ताकि वो केवल मिठास चुन सके। बीरबल की ये बात सुनकर अकबर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने महसूस किया कि रेत से चीनी अलग करना केवल एक चुनौती नहीं थी, बल्कि ये सिखाने का एक तरीका था कि फोकस, ध्यान कहाँ होना चाहिए। निष्कर्ष, बीरबल की कहानियां हमें ये विश्वास दिलाती हैं कि दुनिया में कोई भी ऐसी समस्या नहीं बनी जिसका समाधान मनुष्य की बुद्धि न निकाल सके। रेत कितनी भी बारीक क्यों ना हो, वो चीनी की मिठास को कभी खत्म नहीं कर सकती। बस जरूरत है तो बीरबल जैसे धैर्य और नजरिए की। मुगल इतिहास में बीरबल की जगह कोई नहीं ले सका, क्योंकि उन्होंने तलवार के बजाय तर्क से लोगों के दिलों को जीता। उनकी यादें आज भी हमें ये सिखाती हैं कि मुसीबत चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसका हल हमेशा हमारे दिमाग के किसी छोटे से कोने में छिपा होता है। बीरबल की कीर्ति अब केवल भारत ही नहीं बल्कि अरब और यूनान तक पहुंच चुकी थी। रेत से चीनी अलग करने की उनकी उस चमत्कारिक चतुराई ने यह साबित कर दिया था कि दुनिया की कोई भी भौतिक बाधा बुद्धि के मार्ग को नहीं रोक सकती। लेकिन अब बीरबल के सामने एक ऐसी चुनौती आने वाली थी जो केवल अक्ल की नहीं बल्कि ईमानदारी और नियत की परख थी। अध्याय 51, ईमानदारी का असली वजन। एक बार ईरान के शाह ने अकबर को एक कीमती उपहार भेजा। वो उपहार एक बहुत बड़ा तराजू था जो पूरी तरह सोने और रत्नों से जड़ा था। साथ में एक संदेश था, जहां पनाह अकबर, हमने सुना है कि आपके पास बीरबल जैसा न्यायप्रिय मंत्री है। इस तराजू की खासियत यह है कि यह केवल वस्तु का वजन नहीं बल्कि व्यक्ति के झूठ का वजन भी बता देता है। हम चाहते हैं कि बीरबल इसे प्रमाणित करें। दरबार में खलबली मच गई। एक ऐसा तराजू जो झूठ को तौल सके, यह तो अविश्वसनीय था। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम इस विदेशी चुनौती का जवाब दे सकते हो? बीरबल ने तराजू को गौर से देखा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, ये तराजू वाकई अद्भुत है, लेकिन इसे साबित करने के लिए हमें एक ऐसे मामले की जरूरत है जहां सच और झूठ का फैसला करना नामुमकिन हो। अध्याय 52, 2 व्यापारियों का मुकदमा। संयोग से उसी दिन 2 व्यापारी दरबार में आए। एक का नाम था अमीरचंद और दूसरे का गरीबदास। अमीरचंद ने आरोप लगाया
कि उसने गरीबदास को 500 सोने की मोहरें उधार दी थीं, लेकिन अब वो मुकर रहा है। गरीबदास का कहना था कि उसने कभी कोई पैसा नहीं लिया, कोई गवाह नहीं था, कोई लिखा पढ़ी नहीं थी। अकबर ने कहा, बीरबल, अब इस तराजू का इस्तेमाल करो। बीरबल ने दोनों व्यापारियों को तराजू के पास बुलाया। उन्होंने अमीरचंद से कहा, तुम अपनी लाठी इस तराजू के एक पलड़े पर रखो। फिर उन्होंने गरीबदास से कहा, तुम दूसरे पलड़े पर खड़े हो जाओ। जैसे ही वे रखे गए, तराजू का कांटा बीच में स्थिर हो गया। दरबारियों ने सोचा कि तराजू फेल हो गया, लेकिन बीरबल की रेत और चीनी वाली पारखी नजर कुछ और ही देख रही थी। अध्याय 53, लाठी का रहस्य। बीरबल ने अचानक अमीरचंद से उसकी लाठी मांगी। अमीरचंद डर गया और उसने अपनी लाठी गरीबदास को पकड़ा दी ताकि वो गवाही दे सके। बीरबल ने वो लाठी ली और उसे जोर से जमीन पर पटका। लाठी टूट गई और उसके अंदर से 500 सोने की मोहरें खनखनाकर बाहर गिर पड़ी। पूरा दरबार सन्न रह गया। बीरबल ने समझाया, जहांपना, जब अमीरचंद ने अपनी लाठी पलड़े पर रखी थी तो उसमें सोने का वजन था। उसने गरीबदास को लाठी इसलिए पकड़ाई ताकि वो कसम खा सके कि उसके पास पैसे नहीं हैं, क्योंकि उस वक्त पैसे लाठी के रूप में गरीबदास के हाथ में थे। बीरबल ने आगे कहा, ईरान के शाह का तराजू बिल्कुल सही था। उसने बता दिया कि वजन दोनों तरफ बराबर है, क्योंकि पैसा तो लाठी के अंदर ही था। तराजू ने वजन तौला और मेरी अक्ल ने उस वजन के पीछे छिपे झूठ को पकड़ लिया। अध्याय 54, बीरबल का शून्य का पाठ। अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा, बीरबल, इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, शून्य हुजूर। अकबर हंसे, शून्य? वो तो कुछ भी नहीं होता। बीरबल ने कहा, हुजूर, अगर आप एक स्वर्ण मुद्रा के आगे शून्य लगा दें तो वो 10 हो जाती है, एक और लगा दें तो 100। शून्य खुद में कुछ नहीं है, लेकिन वो जिसके साथ जुड़ता है उसकी कीमत 10 गुना बढ़ा देता है। ठीक वैसे ही एक राजा खुद में शून्य है अगर उसके पास प्रजा का साथ ना हो, लेकिन जब प्रजा शून्य राजा के साथ जुड़ती है तो वो साम्राज्य बन जाता है। अकबर बीरबल की इस दार्शनिक सोच के कायल हो गए। अध्याय 55, रेत, चीनी और जीवन का अंतिम सत्य। बीरबल की कहानियों का ये सिलसिला सदियों से चला आ रहा है और अनंत तक चलता रहेगा। रेत से चीनी अलग करने वाली वो पहली चुनौती दरअसल एक सिंबोलिज्म, प्रतीक थी। रेत उन लोगों का प्रतीक है जो हमारे जीवन में बाधाएं डालते हैं। चीनी उस ज्ञान और सुख का प्रतीक है जो हमें पाना है। चींटियां हमारी मेहनत और छोटी छोटी अच्छी आदतों का प्रतीक है। बीरबल ने हमें सिखाया कि जीवन के कड़वे अनुभव रेत और मीठे अनुभव चीनी हमेशा मिले हुए रहेंगे। आप कभी भी पूरी दुनिया को साफ नहीं कर सकते, लेकिन आप अपनी बुद्धिमानी से केवल मिठास को चुनना सीख सकते हैं। उपसंहार। जब बीरबल का समय समाप्त हुआ और वे इतिहास का हिस्सा बने तो अकबर ने अपनी डायरी में लिखा था, मेरे पास सेना थी, धन था और जमीन थी, लेकिन बीरबल के पास वो नजर थी जो धूल में भी हीरा देख लेती थी। बीरबल की अक्ल का सफर हमें आज भी प्रेरित करता है कि समस्या को करीब से देखो जैसे उन्होंने रेत को देखा, प्रकृति के नियमों का पालन करो जैसे उन्होंने चींटियों का उपयोग किया, और सबसे महत्वपूर्ण, धैर्य रखो, क्योंकि चीनी का एक एक दाना चुनने में समय लगता है, लेकिन अंत में मिठास ही जीतती है। कहानी का संदेश, अक्ल वो नहीं जो केवल उत्तर दे सके, अक्ल वो है जो जीवन के कठिन रास्तों को सरल बना सके। बीरबल आज भी हर उस इंसान के भीतर जीवित हैं जो मुश्किल वक्त में मुस्कुराकर समाधान ढूंढता है। बीरबल की बुद्धिमानी का ये सफर अब एक ऐसी ऊंचाई पर पहुंच गया था जहां उनके दुश्मन भी उनकी प्रशंसा करने पर मजबूर थे। रेत से चीनी अलग करने की उनकी उस जीत ने न केवल उनके विरोधियों का मुंह बंद कर दिया था, बल्कि पूरे मुगल साम्राज्य में एक नई विचारधारा को जन्म दिया था कि प्रकृति के सूक्ष्म नियमों को जानकर बड़ी से बड़ी समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। यहां से कहानी एक नए और गहरे मोड़ पर मुड़ती है। अध्याय 56, बुद्धि का अंतिम महायुद्ध। रेत और चीनी की उस घटना के कई वर्षों बाद जब बीरबल की उम्र ढलने लगी थी, एक बहुत बड़ा दार्शनिक यूनान से अकबर के दरबार में आया। उसका नाम था जोरोस्टर।
वो अपने साथ एक विचित्र संदूक लेकर आया था। उसने चुनौती दी, जहां पनाह, मैंने सुना है कि बीरबल ने रेत से चीनी अलग की थी, लेकिन क्या वे इस संदूक के भीतर बंद अंधेरे को रोशनी में बदल सकते हैं, बिना संदूक खोले और बिना किसी दिए का उपयोग किए? पूरा दरबार फिर से सोच में पड़ गया। बिना संदूक खोले उसके भीतर के अंधेरे को कैसे खत्म किया जा सकता है? बीरबल ने संदूक को ध्यान से देखा। उन्होंने ज़ोरास्टर से पूछा, क्या इस संदूक के भीतर की हवा बाहर आ सकती है? ज़ोरास्टर ने कहा, हाँ, ये लकड़ी का संदूक है, इसमें सूक्ष्म छेद हैं। बीरबल ने मुस्कुराकर संदूक को धूप में रख दिया और उसके ऊपर एक शक्तिशाली आतिश नूर, एक प्रकार का लेंस या पारदर्शी पत्थर रख दिया। उन्होंने कहा, हुजूर, सूरज की रोशनी इन छेदों के जरिए भीतर पहुंच रही है और आतिश नूर की वजह से वो भीतर के अंधेरे को जलाकर राख कर रही है। अब इस संदूक के भीतर अंधेरा नहीं बल्कि ताप और प्रकाश का वास है। दार्शनिक दंग रह गया। बीरबल ने फिर साबित किया कि रोशनी को अंदर ले जाने के लिए संदूक तोड़ना जरूरी नहीं, बस सही माध्यम या मीडियम की जरूरत होती है। अध्याय 57, रेत और चीनी, एक वैश्विक दर्शन। अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम्हारी ये अक्ल कभी खत्म होगी? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, अक्ल उस कुएं के पानी की तरह है जिसे जितना निकाला जाए वो उतना ही शुद्ध और गहरा होता जाता है। जिस दिन मैंने वो रेत और चीनी अलग की थी, उस दिन मैंने जाना था कि दुनिया में बुराई, रेत, बहुत भारी है और अच्छाई, चीनी, बहुत कम। लेकिन अगर हम धैर्य रखें तो छोटी छोटी कोशिशें, चींटियां, उस कम अच्छाई को भी बचा लेती हैं। बीरबल ने आगे कहा, हुजूर, न्याय भी वैसा ही है। एक अपराधी और एक निर्दोष अक्सर रेत और चीनी की तरह मिले होते हैं। एक राजा का काम उन चींटियों की तरह होना चाहिए जो बिना किसी को नुकसान पहुंचाए केवल सत्य, मिठास को चुन ले। अध्याय 58, बीरबल की वसीयत और आखिरी संदेश। जब बीरबल के जीवन का अंतिम समय आया, उन्होंने अपने बेटों और अकबर के लिए एक पत्र छोड़ा। उस पत्र में लिखा था, जीवन के संघर्षों में तुम्हें हमेशा रेत और चीनी का मिश्रण मिलेगा। कभी तुम्हें लगेगा कि रेत, मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं और चीनी, सुख, कहीं खो गई है। तब घबराना मत। अपनी आंखों को चींटियों की तरह सूक्ष्म बनाना, यानी छोटी छोटी खुशियों पर ध्यान देना। याद रखना, पानी, जल्दबाजी और क्रोध का इस्तेमाल मत करना, वरना सब कुछ आपस में घुल जाएगा और तुम कभी भी मिठास को अलग नहीं कर पाओगे। केवल धैर्य ही वो शक्ति है जो रेत को रेत और चीनी को चीनी बना देती है। अध्याय 59, अकबर का पश्चाताप और सम्मान। बीरबल के जाने के बाद अकबर अक्सर उस बाग में जाकर बैठते थे जहां बीरबल ने पहली बार वो चुनौती पूरी की थी। अकबर ने वहां एक पत्थर का स्मारक बनवाया जिस पर सुनहरे अक्षरों में लिखा था। यहां बीरबल ने साबित किया था कि अक्ल का वजन लोहे से भारी होता है। उन्होंने रेत से चीनी अलग की थी ताकि आने वाली नस्लें जान सकें कि सत्य को कभी भी असत्य के साथ हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। अध्याय 60, कहानी का अमर सत्य, महानिष्कर्ष। ये कहानी, जो एक साधारण सी चुनौती से शुरू हुई थी, अब एक जीवन मंत्र बन चुकी है। बीरबल की वो चतुराई आज भी हमें सिखाती है कि निरीक्षण, चींटियों को काम करते देखना बीरबल की सबसे बड़ी शक्ति थी। हम अक्सर समाधान के लिए आसमान देखते हैं, जबकि वो हमारे पैरों के पास जमीन पर होता है। संसाधनों का सही उपयोग। रेत भारी थी, बीरबल उसे उठा नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने प्रकृति के छोटे जीवों का सहारा लिया। बुद्धिमान वो है जो दूसरों की ताकत को अपना हथियार बना ले। परिणाम की चिंता न करना। बीरबल ने वो मिश्रण फैलाकर छोड़ दिया था। उन्हें अपनी योजना पर पूरा भरोसा था। धैर्य का मतलब है काम करके परिणाम के लिए प्रकृति पर भरोसा करना। रेत और चीनी की ये कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, बल्कि ये हर उस व्यक्ति के जीवन में फिर से शुरू होती है जो कठिन परिस्थितियों में मुस्कुराकर समाधान ढूंढने की हिम्मत रखता है। उपसंहार। बीरबल के किस्से केवल मनोरंजन नहीं बल्कि मानव बुद्धि की विजय गाथा हैं। उन्होंने रेत, कठिनाई को कभी शत्रु नहीं माना, बल्कि उसे एक अवसर माना अपनी प्रतिभा दिखाने का। और यही कारण है कि सदियों बाद भी जब कोई असंभव काम को संभव बनाता है तो दुनिया उसे आज का बीरबल कहती है। पूर्णतया समाप्त। बीरबल की बुद्धिमानी का सिलसिला कभी थमता नहीं था।
रेत से चीनी अलग करने वाली उस घटना ने न केवल दरबारी षड्यंत्रकारियों के मुंह बंद किए, बल्कि दूर दराज के राजाओं को भी ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वाकई कोई इंसान इतना ज़हीन हो सकता है। यहां से कहानी एक और अद्भुत और चुनौतीपूर्ण मोड़ लेती है। अध्याय 61, पड़ोसी राज्य का दूध की नदी का संदेश। एक बार पड़ोसी राज्य के राजा ने, जो अकबर की समृद्धि और बीरबल की ख्याति से जलता था, एक दूत के माध्यम से एक अजीबोगरीब संदेश भेजा। पत्र में लिखा था, जहां पनाह अकबर, हमने सुना है कि आपके पास बीरबल जैसा जादुई दिमाग वाला मंत्री है। हमारी इच्छा है कि आप हमारे राज्य की ओर बहने वाली एक ऐसी नहर भेजें जिसमें पानी नहीं बल्कि शुद्ध दूध बहता हो। यदि आप ऐसा नहीं कर पाए तो आपको हमें कर यानी टैक्स देना होगा। अकबर ये सुनकर परेशान हो गए। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, रेत से चीनी अलग करना तो फिर भी मुमकिन था, लेकिन दूध की नदी कैसे बहाई जा सकती है? ये तो कुदरत के खिलाफ है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां पनाह, आप चिंता न करें, बस उस राजा को संदेश भिजवा दें कि दूध तैयार है, बस उसे रास्ता दिखाने की जरूरत है। अध्याय 62, बीरबल का बुद्धिमानी भरा उत्तर। बीरबल ने दूत के हाथ एक पत्र वापस भिजवाया जिसमें लिखा था, महाराज, हमारे यहाँ दूध की नदी तैयार है, लेकिन समस्या ये है कि हमारे राज्य की दूध की नदी शर्मीली है, वो अकेले रास्ता नहीं ढूंढ पाती। आप कृपया अपने राज्य की पानी की नदी को हमारे राज्य की सीमा तक भेजें, ताकि हमारी दूध की नदी उसका हाथ पकड़कर आपके नगर तक पहुंच सके। पड़ोसी राजा ये पत्र पढ़कर निरुत्तर हो गया। उसे समझ आ गया कि अगर वो पानी की नदी नहीं भेज सकता, जो कि असंभव था, तो वो दूध की नदी की मांग भी नहीं कर सकता। उसने अपनी हार मान ली और अकबर से मित्रता का हाथ बढ़ा लिया। अध्याय 63, अंधेरे कमरे का चोर और काली हंडी। एक बार शाही महल में बेगम साहिबा का एक कीमती हार चोरी हो गया। शक महल के ही कुछ खास सेवकों पर था। बीरबल ने सबको एक बड़े कमरे में बुलाया, जहां बीच में एक काली हंडी, मटके को उल्टा रखा गया था। बीरबल ने कहा, इस हंडी के भीतर एक जादुई जिन्न बैठा है। आप सबको एक एक करके अंधेरे कमरे में जाना है और इस हंडी पर अपना हाथ रखकर वापस आना है। जो चोर होगा, जिन्न उसके हाथ को काला कर देगा, लेकिन बाकी सबके हाथ साफ रहेंगे। सभी सेवक एक एक करके कमरे में गए और बाहर आए। बीरबल ने सबके हाथ देखे। 10 में से 9 सेवकों के हाथ पूरी तरह काले थे, लेकिन एक सेवक का हाथ बिल्कुल साफ था। बीरबल ने तुरंत उस साफ हाथ वाले सेवक को पकड़ लिया और कहा, यही चोर है। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने तो कहा था कि चोर का हाथ काला होगा, इसका तो साफ है। बीरबल बोले, हुजूर, मैंने हंडी के बाहर कालिख लगा रखी थी। जो निर्दोष थे उन्हें डर नहीं था, इसलिए उन्होंने हंडी को छुआ और उनके हाथ काले हो गए। लेकिन चोर डर गया कि अगर वो हंडी छुएगा तो जिन्न उसे पकड़ लेगा, इसलिए उसने अंधेरे में हंडी को छुआ ही नहीं और उसके हाथ साफ रह गए। अध्याय 64, रेत और चीनी का राजनीतिक उपयोग। बीरबल ने एक बार अकबर को समझाया कि राजनीति भी रेत और चीनी के मिश्रण जैसी ही है। उन्होंने कहा, जहां पनाह, प्रजा में कुछ लोग रेत, विद्रोही की तरह होते हैं, और कुछ चीनी, वफादार की तरह। एक राजा को कभी भी पानी, क्रोध का सहारा लेकर उन्हें मिलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तब सब कुछ कीचड़ बन जाएगा। बीरबल ने आगे कहा, राजा को चाहिए कि वो धैर्य की चींटियां, गुप्तचर और कूटनीति छोड़े, जो चुपचाप विद्रोहियों को पहचान ले और वफादारों को सुरक्षित रखें। शासन बल से नहीं बल्कि सूक्ष्म दृष्टि से चलता है। अध्याय 65, बीरबल की अनंत की खोज। अकबर ने एक बार पूछा, बीरबल, क्या बुद्धि की कोई सीमा है? बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, जैसे रेत के कणों को गिनना मुश्किल है, वैसे ही बुद्धि की संभावनाओं को मापना भी नामुमकिन है। जिस दिन हम ये मान लेते हैं कि हमने सब कुछ सीख लिया, उसी दिन हमारी बुद्धि का अंत हो जाता है। रेत से चीनी अलग करना सिर्फ एक शुरुआत थी। असली चुनौती तो अपने भीतर के अहंकार को अपनी अक्ल से अलग करना है। उपसंहार, महानता का मार्ग। बीरबल की ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि दुनिया में कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं है जिसका समाधान ना हो। रेत और चीनी का वो ऐतिहासिक प्रयोग आज भी मैनेजमेंट यानी प्रबंधन और कूटनीति का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। बीरबल ने सिखाया कि मुसीबत को डराओ मत, उसे उलझा दो। शत्रु की चाल को ही उसका हथियार बना लो।
सत्य की मिठास यानी चीनी को खोजने के लिए धैर्य की रेत में हाथ डालना ही पड़ता है। अकबर और बीरबल की ये गाथा इतिहास के पन्नों से निकलकर हमारे जीवन का हिस्सा बन गई है, जो हर मुश्किल घड़ी में हमें ठंडे दिमाग से सोचने की प्रेरणा देती है। पूर्णतः समाप्त। बीरबल की बुद्धिमानी की कहानियों का ये सिलसिला अब उस मुकाम पर पहुंच चुका था जहां अकबर को विश्वास हो गया था कि बीरबल केवल एक मंत्री नहीं बल्कि विधाता द्वारा भेजा गया एक उपहार है। रेत से चीनी अलग करने की उस चुनौती ने ये तो सिखाया ही था कि सूक्ष्म दृष्टि यानी स्मॉल ऑब्जर्वेशन बड़े काम आती है, लेकिन अब बीरबल के सामने इंसानी फितरत और न्याय की कुछ ऐसी गुत्थियां आईं जिन्होंने इतिहास रच दिया। यहां से कहानी और अधिक रोचक और शिक्षाप्रद होती है। अध्याय 66 पेड़ की गवाही और न्याय का तराजू। एक बार दरबार में दो पुराने दोस्त आए। एक था रामलाल और दूसरा श्यामलाल। रामलाल ने रोते हुए कहा, जहांपनाह, मैंने 5 साल पहले श्यामलाल को अपने जीवन भर की जमा पूंजी 2000 स्वर्ण मुद्राएं एक आम के पेड़ के नीचे उधार दी थी। अब जब मुझे जरूरत है तो ये मुकर रहा है कि इसने कभी कोई पैसा लिया ही नहीं। श्यामलाल बोला, हुजूर, ये झूठ बोल रहा है, मैं तो उस दिन उस बाग में गया ही नहीं था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने रामलाल से कहा, जाओ उस आम के पेड़ को बुला कर लाओ, वो यहां दरबार में आकर गवाही देगा। सब हंसने लगे। रामलाल दुखी होकर पेड़ को बुलाने चला गया। आधा घंटा बीत गया। बीरबल ने अचानक श्यामलाल से पूछा, क्यों श्यामलाल, क्या रामलाल अब तक उस आम के पेड़ के पास पहुंच गया होगा? श्यामलाल बिना सोचे तुरंत बोला, नहीं हुजूर, वो बाग तो शहर के दूसरे कोने पर है, वहां पहुंचने में कम से कम 1 घंटा लगता है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, अपराध ही मिल गया। अगर श्यामलाल उस बाग में गया ही नहीं था तो उसे कैसे पता कि वो बाग कितनी दूर है और वहां पहुंचने में कितना समय लगता है? श्यामलाल का चेहरा सफेद पड़ गया और उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अकबर ने बीरबल की अक्ल की फिर से तारीफ की। अध्याय 67 कुएं का पानी और मालिकाना हक। एक किसान ने एक अमीर जमींदार से एक कुआं खरीदा। अगले दिन जब किसान पानी भरने गया तो जमींदार ने उसे रोक दिया और कहा, मैंने तुम्हें कुआं खींचा है, उसके अंदर का पानी नहीं, पानी मेरा है। अगर तुम पानी लेना चाहते हो तो तुम्हें अलग से पैसे देने होंगे। किसान रोता हुआ बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल ने अगले दिन जमींदार को बुलाया और कहा, देखो सेठ जी, कुआं किसान का है और पानी आपका, ठीक है? सेठ खुश होकर बोला, जी हाँ, बिल्कुल सही। बीरबल ने कड़क कर कहा, तो फिर आपका पानी किसान के कुएं में क्या कर रहा है? उसे अभी के अभी बाहर निकालिए, वरना आपको अपना पानी दूसरे के कुएं में रखने के लिए किसान को किराया, रेंट देना होगा। जमींदार के होश उड़ गए। उसने तुरंत माफी मांगी और किसान को उसका हक मिल गया। अध्याय 68 सबसे वफादार कौन। अकबर ने एक बार दरबारियों से पूछा, क्या तुम अपनी जान मेरे लिए दे सकते हो? सबने हाँ कहा। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम भी? बीरबल बोले, हुजूर, जान देना बड़ी बात नहीं, वफादारी निभाना बड़ी बात है। अगले दिन बीरबल ने एक नाटक रचा। उन्होंने खबर फैलाई कि बीरबल को एक सांप ने काट लिया है और वे मर रहे हैं। सब दरबारी उनके घर पहुंचे। बीरबल ने अपनी आंखें खोलकर कहा, हकीम जी ने कहा है कि अगर कोई वफादार अपनी उंगली का एक बूंद खून मेरे मुंह में डाल दे तो मैं बच सकता हूं। जो दरबारी कल जान देने की बात कर रहे थे वे एक एक करके पीछे हटने लगे। किसी ने कहा, मुझे खून से डर लगता है, तो किसी ने कहा, मेरा खून अशुद्ध है। तभी वहां अकबर के आने की खबर हुई। अकबर जैसे ही पहुंचे उन्होंने बिना सोचे अपनी कटार निकाली और अपनी उंगली काटने ही वाले थे कि बीरबल उठकर बैठ गए। बीरबल बोले, जहांपनाह, यही वफादारी है। शब्दों की रेत को हटाकर ही असली वफादारी की चीनी, मिठास का पता चलता है। अध्याय 69 अकबर का बच्चा बनना। एक बार अकबर ने जिद की, बीरबल, लोग कहते हैं कि बच्चों को संभालना मुश्किल है। आज मैं बच्चा बनूंगा और तुम मेरे पिता बनो। देखते हैं तुम मुझे कैसे संभालते हो। बीरबल मान गए। अकबर जमीन पर लेट गए और रोने लगे। मुझे मिट्टी का खिलौना चाहिए। बीरबल ने मिट्टी का खिलौना मंगवाया। फिर अकबर बोले, अब मुझे एक बड़ा हाथी चाहिए। बीरबल ने असली हाथी मंगवाया। अब अकबर ने असली बच्चे वाली जिद की। अब इस हाथी को इस मिट्टी के छोटे से खिलौने लोटे के अंदर डालो, मुझे यही चाहिए। बीरबल समझ गए कि बादशाह मुश्किल खेल खेल रहे हैं। बीरबल ने हाथी के कान में कुछ कहा और फिर अकबर से बोले, हुजूर, हाथी तो लोटे में जाने को तैयार है, लेकिन वो कह रहा है कि पहले आप बच्चे की तरह लोटे के अंदर घुसकर उसे रास्ता दिखाएं। अकबर अपनी हार मानकर हंसने लगे। अध्याय 70 रेत और चीनी अंतिम दर्शन।
कहानी का अंत उस महान सीख पर होता है जिसे बीरबल ने रेत और चीनी के माध्यम से दुनिया को दिया था। अकबर ने अपने अंतिम दिनों में बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम कभी बूढ़े होगे? बीरबल ने जवाब दिया, जहां पनाह, शरीर तो बूढ़ा होगा, लेकिन वो विचार कभी बूढ़ा नहीं होगा जिसने हमें मिलाया था। याद रखिए, रेत, कठिनाइयां समय के साथ बढ़ती रहेंगी, लेकिन जो इंसान अपने दिल में प्रेम और बुद्धि की चीनी, मिठास को सहेज कर रखेगा, वो कभी हार नहीं मानेगा। रेत से चीनी अलग करने की वो चुनौती हमें 4 बड़े सत्य सिखा गई। धैर्य, कभी भी परिणाम के लिए उताव लेना हो, जैसे बीरबल ने पूरी रात चींटियों का इंतजार किया। सूक्ष्मता, बड़ी मशीनों से जो काम नहीं होता वो छोटे जीवों, विचारों से हो जाता है। पृथक्करण, दुनिया की बुराई को मिटाने के बजाय उससे अपनी अच्छाई को अलग कर लेना ही बुद्धिमानी है। मिठास, अंत में वही बचता है जो मीठा होता है। रेत को हवा उड़ा ले जाती है, पर चीनी का स्वाद अमर रहता है। मुगल साम्राज्य के इतिहास में बीरबल की ये गाथा स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। बीरबल ने सिखाया कि तलवार केवल जमीन जीतती है, पर बुद्धि दिल जीतती है, और जो दिल जीतता है वही असली बादशाह होता है। पूर्णतः समाप्त। बीरबल की बुद्धिमत्ता का ये महासागर अब अपने उस शिखर पर था जहां इतिहास और दर्शन एक हो जाते हैं। रेत से चीनी अलग करने की चुनौती ने जो बीज बोया था वो अब एक विशाल वटवृक्ष बन चुका था। अकबर को लगने लगा था कि बीरबल केवल एक इंसान नहीं, बल्कि ईश्वरीय संकेत है। यहां से कहानी अपने अंतिम और सबसे भव्य खंड में प्रवेश करती है। अध्याय 71, रूम के सुल्तान का रहस्यमयी घड़ा। एक बार रूम, तुर्की के सुल्तान ने अकबर को एक संदेश भेजा। संदेश के साथ एक मिट्टी का घड़ा था जिसका मुंह मोम से सील किया गया था। सुल्तान ने लिखा था, अकबर भाई, हमने सुना है कि आपके पास अक्ल के धनी लोग हैं। इस घड़े के भीतर हमारे राज्य की सबसे कीमती चीज बंद है। बिना घड़ा तोड़े और बिना मोम हटाए ये बताइए कि इसके भीतर क्या है। यदि आप बता सकें तो हम आपकी अधीनता स्वीकार करेंगे। अकबर ने घड़े को हिलाया, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। उन्होंने उसे धूप में रखा, वजन किया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। अंत में बीरबल को बुलाया गया। बीरबल ने घड़े को सूंघा और फिर उसे एक अंधेरे कमरे में ले गए। उन्होंने एक मोमबत्ती जलाई और घड़े की बाहरी सतह को गौर से देखा। फिर वे मुस्कुराते हुए बाहर आए। बीरबल ने दूत से कहा, अपने सुल्तान से कहना कि इस घड़े के भीतर शून्य यानी खामोशी है। उन्होंने खाली घड़े को सील करके भेजा है ताकि वे हमारी अक्ल का इम्तिहान ले सकें। उन्होंने सोचा था कि हम कुछ वस्तु ढूंढेंगे, जबकि उन्होंने अभाव भेजा है। दूत दंग रह गया। सुल्तान ने वाकई खाली घड़ा भेजा था, ये देखने के लिए कि क्या कोई उस खालीपन को पहचान पाता है। बीरबल ने फिर सिद्ध किया कि सत्य को देखने के लिए बाहरी आवरण यानी घड़ा तोड़ने की जरूरत नहीं होती। अध्याय 72, धोबी का गधा और न्याय की मिसाल। एक बार एक अमीर व्यापारी ने एक गरीब धोबी पर मुकदमा किया। व्यापारी का कहना था कि धोबी के गधे ने उसकी कीमती रेशमी चादरें चबा ली हैं। धोबी का कहना था कि उसने गधे को बांध रखा था। बीरबल ने गधे को दरबार में मंगवाया। उन्होंने व्यापारी से पूछा, क्या गधे ने चादरें आपके घर के भीतर खाईं या बाहर? व्यापारी बोला, बाहर आंगन में। बीरबल ने गधे के मुंह के पास वही रेशमी चादर रखी, लेकिन गधे ने उसे छुआ तक नहीं। फिर बीरबल ने चादर पर थोड़ा सा नमक का पानी छिड़क दिया। गधा तुरंत उसे चाटने लगा। बीरबल ने व्यापारी को पकड़ लिया और कहा, तुमने खुद अपनी चादरों पर नमक छिड़का था ताकि गधा उन्हें चाटे और तुम गरीब धोबी से हर्जाना वसूल सको। क्योंकि गधा कभी रेशम नहीं खाता, वो सिर्फ स्वाद यानी नमक के पीछे भागता है। अकबर ने व्यापारी पर भारी जुर्माना लगाया और धोबी को पुरस्कृत किया। अध्याय 73, रेत और चीनी का आध्यात्मिक अर्थ। एक रात चांदनी चौक की छत पर बैठे अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने अपनी पूरी जिंदगी इन गुत्थियों को सुलझाने में लगा दी, क्या तुम्हें कभी थकान नहीं होती? बीरबल ने यमुना की लहरों को देखते हुए कहा, जहां पनाह, थकते वे हैं जो रेत को ढोते हैं, मैं तो केवल चीनी चुनता हूं। रेत यानी अहंकार, लालच, ईर्ष्या बहुत भारी होती है, वो इंसान को थका देती है। लेकिन चीनी यानी प्रेम, ज्ञान, सत्य हल्की होती है, वो आत्मा को ऊर्जा देती है। बीरबल ने आगे एक बहुत बड़ी बात कही, हुजूर, रेत और चीनी का मिश्रण ही ये जीवन है।
मौत वो पानी है जो अंत में सब कुछ घोल देती है। लेकिन जब तक हम जीवित हैं, हमें चींटियों की तरह सक्रिय रहकर केवल मिठास को इकट्ठा करना चाहिए, ताकि मौत के बाद भी हमारी मिठास यादें दुनिया में बची रहें। अध्याय 74 बीरबल का अंतिम युद्ध और त्याग। जब उत्तर पश्चिम सीमा पर विद्रोह हुआ तो बीरबल ने खुद कमान संभाली। अकबर उन्हें नहीं भेजना चाहते थे, पर बीरबल ने कहा, हुजूर, अक्ल का इस्तेमाल केवल दरबार में नहीं, रणभूमि में भी जरूरी है। युद्ध के मैदान में बीरबल ने अपनी छोटी सी टुकड़ी के साथ दुश्मनों को पहाड़ों के बीच ऐसे उलझा दिया जैसे रेत में चीनी उलझी हो। उन्होंने छापामार युद्ध, गरिल्ला वॉरफेयर का सहारा लिया। लेकिन एक शाम भारी पत्थरों की बारिश के बीच बीरबल वीर गति को प्राप्त हुए। अकबर को जब ये खबर मिली तो वे फूट फूट कर रोए। उन्होंने कहा, आज मुगलिया सल्तनत ने अपना सबसे चमकता हीरा खो दिया। आज के बाद दरबार में सवाल तो होंगे, पर जवाब देने वाला कोई नहीं होगा। अध्याय 75 उपसंहार। महानिष्कर्ष। 20,000 शब्दों का सार। बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन नहीं है, वे मानवीय चेतना का विस्तार है। रेत से चीनी अलग करने की उस पहली घटना से लेकर उनके अंतिम बलिदान तक एक ही सूत्र काम करता रहा, अक्ल और धैर्य। इस विस्तृत गाथा ने हमें सिखाया कि समस्या का समाधान कभी भी समस्या को सीधा हमला करके नहीं, बल्कि उसके स्वभाव को समझकर हल करें, जैसे चींटियों का स्वभाव चीनी चुनना था। दृष्टिकोण। जहां बाकी दरबारी असंभव देख रहे थे, बीरबल ने वहां अवसर देखा। न्याय। न्याय वो नहीं जो कानून की किताबों में है, न्याय वो है जो इंसान की फितरत को पहचान ले। धैर्य। रेत से चीनी अलग होने में समय लगा। उतावलापन हमेशा चीनी को रेत में मिला देता है, जबकि धैर्य उसे निखार देता है। अंतिम विदाई। अकबर बीरबल की ये जोड़ी इतिहास में अमर हो गई। बीरबल का शरीर मिट्टी रेत में मिल गया, लेकिन उनकी बुद्धिमानी की मिठास चीनी आज भी हमारी कहानियों, हमारी लोक कथाओं और हमारे जीवन के हर मोड़ पर मौजूद है। जब तक दुनिया में पेचीदा सवाल रहेंगे, बीरबल की अक्ल का सूरज हमेशा चमकता रहेगा। कहानी का पूर्ण समापन। बीरबल की बुद्धिमानी और उनके जीवन के दर्शन का ये वृत्तांत अब अपने उस चरमोत्कर्ष पर पहुंच रहा है, जहां हर कहानी एक महान जीवन पाठ बन जाती है। रेत से चीनी अलग करने की उस चुनौती ने न केवल अकबर के दरबार को चमत्कृत किया, बल्कि दुनिया को यह सिखाया कि असंभव केवल एक शब्द है, जिसे धैर्य की चाबी से खोला जा सकता है। यहां से कहानी के अंतिम और सबसे प्रभावशाली अध्याय शुरू होते हैं। अध्याय 81 3 रेशमी धागों का रहस्य। एक बार चीन के सम्राट ने अकबर के लिए 3 रेशमी धागे भेजे। वे तीनों दिखने में, छूने में और वजन में बिल्कुल एक जैसे थे। साथ में एक पहेली थी। इनमें से एक धागा साधारण है, दूसरा कीमती है और तीसरा अनमोल है। बिना इन्हें जलाए या तोड़े बीरबल को इनकी पहचान करनी होगी। अकबर ने धागों को देखा, वे एक ही रेशम के बने थे। बीरबल ने एक बारीक सुई ली। उन्होंने देखा कि हर धागे के सिरे पर एक सूक्ष्म छेद था। बीरबल ने सुई को पहले धागे के छेद में डाला, सुई दूसरे सिरे से बाहर निकल गई। उन्होंने कहा, यह धागा साधारण है, क्योंकि ये उस व्यक्ति की तरह है जो एक कान से बात सुनता है और दूसरे से निकाल देता है। फिर उन्होंने दूसरे धागे में सुई डाली, सुई बीच में अटक गई। बीरबल बोले, ये कीमती है, क्योंकि ये उस व्यक्ति जैसा है जो बात सुनता है और उसे अपने तक ही सीमित रखता है। अंत में उन्होंने तीसरे धागे में सुई डाली, सुई धागे के भीतर ही घूम गई और बाहर नहीं निकली। बीरबल ने गर्व से कहा, जहां पनाह। ये अनमोल है। ये उस व्यक्ति का प्रतीक है जो ज्ञान को सुनता है, उसे अपने चरित्र में आत्मसात करता है और उसे बाहर नहीं जाने देता। यही ज्ञान का असली खजाना है। चीन के सम्राट का दूत नतमस्तक हो गया। बीरबल ने फिर साबित किया कि मूल्य वस्तु में नहीं, उसके स्वभाव में होता है। अध्याय 82 बिना बोले सत्य की गवाही। एक गरीब किसान पर एक लालची साहूकार ने आरोप लगाया कि किसान ने उससे एक बैल उधार लिया और वापस नहीं किया। किसान का कहना था कि उसने बैल वापस कर दिया है, लेकिन उसके पास कोई गवाह नहीं था। बीरबल ने दोनों को बुलाया और कहा, चलो हम बैल से ही पूछ लेते हैं। बीरबल ने बैल के सामने 2 घास की ढेरियां रखीं। एक ढेरी किसान के हाथ की दी हुई थी और दूसरी साहूकार के हाथ की। बैल तुरंत किसान की ढेरी की ओर बढ़ा और उसे प्यार से सूंघने लगा।
जबकि साहूकार को देखते ही वो पीछे हट गया और डरावनी आवाज निकालने लगा। बीरबल ने कहा, हुजूर, जानवर कभी झूठ नहीं बोलते। बैल का व्यवहार बता रहा है कि उसका असली मालिक कौन था और वो किसके पास रहकर खुश था। किसान ने उसे पाला था, इसलिए बैल ने उसे पहचान लिया। साहूकार ने केवल उसे हड़पने की कोशिश की थी। साहूकार को जेल भेज दिया गया। अध्याय 83, रेत और चीनी, सल्तनत की बुनियाद। अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा, बीरबल, हमारे साम्राज्य को सबसे ज्यादा खतरा किससे है, बाहरी दुश्मनों से या अंदरूनी गद्दारों से? बीरबल ने वही रेत और चीनी का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, जहां पनाह, बाहरी दुश्मन उस रेत की तरह हैं जो बाहर बिखरी रहती है। हम उसे देख सकते हैं और झाड़ कर अलग कर सकते हैं, लेकिन असली खतरा उन गद्दारों से है जो चीनी में मिली हुई रेत की तरह हमारे तंत्र के भीतर घुल मिल जाते हैं। बीरबल ने आगे समझाया, एक राजा को हमेशा चींटी की तरह सतर्क रहना चाहिए। चींटी को पता होता है कि मिठास कहाँ है और गंदगी कहाँ। अगर राजा अपनी प्रजा के बीच चींटियों, जासूसों और ईमानदार मंत्रियों को फैला कर रखे तो वो गद्दारों की रेत को शासन की चीनी से हमेशा अलग रख पाएगा। अध्याय 84, अकबर और बीरबल का अंतिम संवाद। इतिहास के गलियारों में ये चर्चा हमेशा रही कि बीरबल की अक्ल का अंत कब हुआ। सच तो ये है कि बीरबल की अक्ल कभी बूढ़ी नहीं हुई। उनके जीवन के आखिरी दिनों में जब वे एक युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहे थे, अकबर ने उनका हाथ थाम लिया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम लौट कर आओगे ना? मुझे अभी और बहुत सी रेत को चीनी से अलग करना सीखना है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, अब आप खुद एक पारखी बन चुके हैं। याद रखिएगा, दुनिया में खारापन, रेत बहुत है, पर मिठास, चीनी को ढूंढने के लिए बस थोड़ा सा धैर्य और नजरिया चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, मेरी अक्ल की चींटियां हमेशा आपके दरबार की मिठास की रक्षा करेंगी। अध्याय 85, अमर मिठास, महाउपसंहार। बीरबल की वो चुनौती, रेत से चीनी अलग करना, केवल एक किस्सा नहीं था, वो एक महागाथा थी। इस गाथा ने 20,000 शब्दों और अनगिनत कहानियों के माध्यम से हमें ये सिखाया कि समस्या का आकार मायने नहीं रखता। रेत का पहाड़ भी हो तो उसे एक एक कण करके जीता जा सकता है। धैर्य की शक्ति। बीरबल ने घबराकर रेत को फेंका नहीं, बल्कि सही समय का इंतजार किया। प्रकृति का सहयोग। मनुष्य अकेला सब कुछ नहीं कर सकता, उसे छोटे जीवों और प्रकृति के नियमों का सम्मान करना चाहिए। अंतिम जीत सत्य की। रेत कितनी भी भारी क्यों न हो, वो चीनी के स्वाद को खत्म नहीं कर सकती। आज सदियों बाद भी जब कोई बच्चा अपनी पहेली सुलझाता है या कोई व्यक्ति अपनी मुश्किल का हल निकालता है, तो कहीं ना कहीं बीरबल की वो चीनी वाली अक्ल काम कर रही होती है। बीरबल का नाम बुद्धिमानी के आकाश में उस ध्रुव तारे की तरह है जो हर उस मुसाफिर को रास्ता दिखाता है जो असंभव की रेत में फंसा होता है। ये कहानी यहां समाप्त होती है, लेकिन बीरबल की बुद्धिमानी की मिठास हमारे विचारों में सदैव अमर रहेगी। इति शुभम। बीरबल की बुद्धिमानी का ये महाकाव्य अब उस अनंत पथ पर है जहां शब्द भले ही कम पड़ जाएं, पर उनकी अक्ल की मिठास कभी कम नहीं होती। रेत से चीनी अलग करने की उस चुनौती ने न केवल इतिहास बदला, बल्कि ये भी सिखाया कि सत्य को प्रमाण की नहीं, केवल सही दृष्टि की आवश्यकता होती है। यहां से कहानी के कुछ और अनछुए और गहन अध्याय शुरू होते हैं। अध्याय 86, बूढ़ी विधवा का न्याय और सोने का कलश। एक बार एक गरीब विधवा बीरबल के पास रोती हुई आई। उसने कहा, बीरबल जी, मैंने अपनी उम्र भर की कमाई एक मिट्टी के कलश में भरकर अपने पड़ोसी के पास अमानत रखी थी। अब जब मैंने उसे वापस मांगा तो उसने कलश तो दिया, पर उसमें सोने के सिक्कों की जगह कंकड़ पत्थर भरे हुए हैं। बीरबल ने उस पड़ोसी को बुलाया। पड़ोसी बोला, हुजूर, मैंने तो वो कलश छुआ तक नहीं, जैसा उसने दिया था वैसा ही वापस कर दिया। बीरबल ने कलश को गौर से देखा। उन्होंने कलश के मुंह पर लगी मिट्टी और सील की जांच की। फिर उन्होंने एक कुम्हार, पॉटर को बुलाया और पूछा, ये कलश कितना पुराना है? कुम्हार बोला, हुजूर, ये कलश तो 10 साल पुराना है, लेकिन इस पर जो ताज़ी मिट्टी की सील लगी है वो मुश्किल से 2 दिन पुरानी है। बीरबल मुस्कुराए और पड़ोसी से बोले, अगर तुमने कलश छुआ नहीं तो 2 दिन पहले इसकी सील किसने बदली? कलश की रेत सच बोल रही है और तुम्हारी नीयत का झूठ पकड़ा गया है। पड़ोसी ने डरकर सारा सोना वापस कर दिया। अध्याय 87, अकबर का अजीब सपना, मूर्खता की सीमा।
एक रात अकबर ने सपना देखा कि उनकी सारी प्रजा के पास 2-2 हाथ हैं, पर बीरबल के पास 4 हाथ हैं। अगले दिन उन्होंने बीरबल से इसका अर्थ पूछा। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, आपके पास 2 हाथ अपनी रक्षा के लिए हैं, लेकिन मेरे पास 4 हाथ इसलिए हैं क्योंकि 2 हाथ मेरे अपने हैं और 2 हाथ आपकी सेवा और अक्ल की रक्षा के लिए हैं। जब तक मेरे पास वे अतिरिक्त हाथ बुद्धि हैं, आपकी सल्तनत को कोई खतरा नहीं है। अकबर ने हंसकर कहा, बीरबल, तुम सपनों में भी अपनी चतुराई नहीं छोड़ते। अध्याय 88 न्याय की अदृश्य दीवार। अंतिम परीक्षा। जब बीरबल की उम्र बहुत अधिक हो गई तो अकबर ने उनसे पूछा, बीरबल, मेरे बाद इस राज्य का क्या होगा? क्या कोई और होगा जो रेत से चीनी अलग कर सके? बीरबल ने यमुना की ओर इशारा किया और कहा, जहां पनाह, राज्य किसी एक व्यक्ति से नहीं चलता, राज्य उन संस्कारों से चलता है जो हमने बोए हैं। मैंने जो चीनी, न्याय और ज्ञान प्रजा के बीच फैलाई है, वो अब उनके खून में मिल चुकी है। अब कोई भी दुश्मन रेत, अत्याचार फैलाए, प्रजा खुद उस मिठास को अलग करना सीख चुकी है। बीरबल ने अंतिम संदेश दिया, अक्ल वो दिया है जिसे बुझाया नहीं जा सकता, और धैर्य वो ढाल है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। अध्याय 89 बीरबल का अदृश्य होना। कहा जाता है कि बीरबल की मृत्यु के बाद भी अकबर को अक्सर उनकी आवाज सुनाई देती थी। जब कभी अकबर किसी मुश्किल में होते, उन्हें बीरबल का वही पुराना वाक्य याद आता, धैर्य रखें जहां पनाह, हर रेत में चीनी छुपी होती है। अकबर ने अपनी वसीयत में लिखवाया था कि बीरबल केवल एक मंत्री नहीं, बल्कि मेरी आंखों की रोशनी थे। उन्होंने मुझे सिखाया कि राजा वो नहीं जो हुक्म देता है, बल्कि राजा वो है जो अपनी प्रजा के दुखों की रेत से सुख की चीनी चुन लेता है। अध्याय 90 महाउपसंहार। 20,000 शब्दों की पूर्णता। ये कहानी जो रेत से चीनी अलग करने की एक छोटी सी चुनौती से शुरू हुई थी, वो वास्तव में मानव सभ्यता के विकास की कहानी बन गई। बीरबल ने हमें सिखाया कि समस्या, रेत, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो केवल एक आवरण है। समाधान, चीनी, हमेशा आपके भीतर ही होता है। दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव ही वो शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। धैर्य, पेशेंस, वो समय है जो सच को उजागर होने के लिए चाहिए होता है। निष्कर्ष, बीरबल आज भी हमारे बीच जीवित हैं, हर उस इंसान के रूप में जो मुसीबत में घबराता नहीं, हर उस न्यायप्रिय व्यक्ति के रूप में जो सच्चाई का साथ देता है, और हर उस बुद्धिमान के रूप में जो रेत की भीड़ में भी मिठास ढूंढ लेता है। मुगलिया दौर बीत गया, बादशाह चले गए, साम्राज्य धूल रेत बन गए, लेकिन बीरबल की वो चीनी, बुद्धिमानी आज भी उतनी ही मीठी और ताज़ी है। उनकी अक्ल का जादू सदियों तक चमकता रहेगा। संपूर्ण गाथा समाप्त। बीरबल की बुद्धिमानी का ये महाकाव्य अब उस दिव्य प्रकाश में बदल चुका है जो सदियों से भटकते हुए लोगों को सही मार्ग दिखा रहा है। रेत से चीनी अलग करने की वो घटना केवल एक दरबार का किस्सा नहीं थी, वो मनुष्य की अजेय इच्छा शक्ति का प्रतीक बन गई। यहां से कहानी के अंतिम रहस्यों और अमिट यादों के कुछ और पन्ने खुलते हैं। अध्याय 91 कांच के ढेरों में छिपा असली हीरा। रेत और चीनी की घटना के कई वर्षों बाद एक जौहरी दरबार में आया। उसने एक ऊंचे पीतल के पात्र में हजारों कांच के टुकड़े रखे थे जो बिल्कुल हीरों की तरह चमक रहे थे। उन हजारों नकली कांच के बीच एक असली हीरा छिपा था। जौहरी ने चुनौती दी, जहां पनाह, अगर बीरबल की नजरें इतनी ही तेज हैं जितनी रेत और चीनी चुनने वाली चींटियों की, तो वे बिना छुए और बिना रोशनी बदले इस ढेर से असली हीरा निकाल कर दिखाएं। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने पात्र को धूप में रखने के बजाय उसे दरबार की ठंडी छांव में एक मखमल के कपड़े पर फैला दिया। सब दरबारी अपनी आंखें फाड़ कर देख रहे थे, पर सब एक जैसे लग रहे थे। बीरबल ने 2 घंटे तक इंतजार किया, फिर वे आगे बढ़े और एक टुकड़ा उठा लिया। उन्होंने कहा, जहां पनाह, ये रहा आपका असली हीरा। जौहरी के पैर लड़खड़ा गए। जवाब बिल्कुल सही था। अकबर ने पूछा, बीरबल, ये कैसे संभव हुआ?
बीरबल बोले, हुजूर, धूप में तो कांच और हीरा दोनों चमकते हैं, लेकिन असली हीरे की पहचान ठंडक में होती है। कांच बहुत जल्दी गर्म हो जाता है, जबकि असली हीरा पत्थर की तरह ठंडा रहता है। मैंने बस उस टुकड़े को चुना जिसने वातावरण की शांति को अपने भीतर समेट रखा था। रेत और चीनी की तरह यहां भी स्वभाव ने सत्य को प्रकट कर दिया। अध्याय 92, सत्य की गूंज, अंतिम संवाद। एक रात अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या कभी ऐसा समय आएगा जब तुम्हारी इन कहानियों की जरूरत नहीं पड़ेगी? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पना, जब तक इंसान के मन में भ्रम की रेत जमा होती रहेगी, उसे सत्य की चीनी ढूंढने के लिए बीरबल के तर्क की जरूरत पड़ेगी। ये संघर्ष शाश्वत है। राजा बदलेंगे, सल्तनत बदलेगी, लेकिन बुद्धि का न्याय कभी पुराना नहीं होगा। बीरबल ने आगे कहा, हुजूर, हमने जो न्याय किया है वो हवा में उड़ती धूल नहीं है, वो जमीन में बोया गया वो बीज है जो आने वाली पीढ़ियों को ये सिखाएगा कि बड़ी मुसीबत का हल तलवार में नहीं बल्कि ठंडे दिमाग की सोच में होता है। अध्याय 93, अकबर का आखिरी सवाल, जीवन का सार। अकबर ने भावुक होकर पूछा, बीरबल, अगर खुदा मुझे फिर से जन्म दे और पूछे कि क्या चाहिए, तो मुझे क्या मांगना चाहिए? बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, खुदा से बस इतना मांगिएगा कि वो आपको रेत जैसी विनम्रता दे जो सबके पैरों के नीचे रहकर भी अपनी जगह नहीं छोड़ती, और चीनी जैसा गुण दे जो खुद को मिटाकर भी दूसरों के जीवन में मिठास भर देती है। अकबर की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें समझ आ गया कि बीरबल ने उन्हें केवल राज्य चलाना नहीं सिखाया बल्कि एक इंसान बनना सिखाया। अध्याय 94, बीरबल की अमरता का रहस्य। इतिहास कहता है कि बीरबल कभी मरे नहीं। वे उन लोगों की यादों में जीवित रहे जिन्होंने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई। वे उन बच्चों की मुस्कान में जीवित रहे जिन्होंने पहली बार उनकी कहानियां सुनी। रेत और चीनी का वो मिश्रण आज भी हमारे सामने है। हमारा समाज, हमारी राजनीति और हमारा व्यक्तिगत जीवन सब रेत और चीनी का मेल है। बीरबल का संदेश साफ है, चींटी बनो, हाथी नहीं, क्योंकि हाथी रेत के ढेर को कुचल सकता है पर उसमें से मिठास नहीं निकाल सकता। केवल एक विनम्र चींटी ही वो चमत्कार कर सकती है। अध्याय 95, महासमापन, द ग्रैंड कंक्लूजन ऑफ 20,000 कॉन्सेप्ट्स। ये गाथा हमें उस बिंदु पर लाकर छोड़ती है जहां तर्क खत्म होता है और बोध शुरू होता है। बीरबल की 20,000 शब्दों की ये वैचारिक यात्रा हमें सिखाती है कि समस्या का आकार, समस्या कभी भी बड़ी नहीं होती, हमारा डर उसे बड़ा बनाता है। धैर्य का फल, जो लोग रात भर चींटियों का इंतजार कर सकते हैं, सवेरा उन्हीं के लिए मिठास लेकर आता है। बुद्धि का उपयोग, अक्ल वो नहीं जो दूसरों को नीचा दिखाए, अक्ल वो है जो उलझी हुई चीजों को सुलझा दे। अंतिम सत्य, रेत, शरीर मिट्टी में मिल जाएगी, लेकिन चीनी, अच्छे कर्म और बुद्धिमानी का स्वाद युगों युगों तक बना रहेगा। अकबर बीरबल की ये अमर कहानी यहीं विराम लेती है, लेकिन बीरबल की अक्ल का कारवां हर उस व्यक्ति के साथ चलता रहेगा जो सत्य, न्याय और हाजिर जवाबी को अपना हथियार बनाएगा। संपूर्ण गाथा समाप्त। बीरबल की बुद्धिमानी का ये महाकाव्य अब अपने उस दिव्य और अंतिम पड़ाव की ओर अग्रसर है जहां बुद्धि और आत्मा का मिलन होता है। रेत से चीनी अलग करने की उस प्रारंभिक चुनौती ने जो नींव रखी थी वो अब एक अभेद्य दुर्ग बन चुकी थी। यहां से कहानी के अंतिम कुछ बेहद प्रभावशाली और गूढ़ अध्याय प्रस्तुत हैं। अध्याय 96, मौन संगीत की चुनौती। एक बार सुदूर दक्षिण से एक महान संगीतज्ञ अकबर के दरबार में आया। उसने दावा किया कि उसके पास एक ऐसा वाद्य यंत्र, साज है जिसे केवल वही सुन सकता है जो पूरी तरह निष्पाप और परम ज्ञानी हो। उसने हवा में हाथ हिलाते हुए अदृश्य वीणा बजाने का नाटक किया। पूरे दरबार के मंत्री और दरबारी अपनी साख बचाने के लिए सिर हिलाने लगे और कहने लगे, वाह क्या मधुर संगीत है। अकबर भी दुविधा में थे, वे कुछ सुन नहीं पा रहे थे पर चुप थे। अकबर ने एक बार फिर बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम संगीत सुन रहे हो? बीरबल समझ गए कि ये केवल अहंकार की परीक्षा है। उन्होंने उठकर अपनी आंखें बंद की और नाचने लगे। संगीतज्ञ रुक गया
बीरबल बोले, महाशय, आपने सुर बदल दिया, इसीलिए मुझे ताल बदलनी पड़ी। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि अभी आपने कौन सा राग बजाया? संगीतज्ञ घबरा गया। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, जो संगीत सुनाई ही न दे वो संगीत नहीं, केवल मौन है। जो दरबारी इसे सुनने का दावा कर रहे हैं वे केवल अपने अहंकार की रेत में दबे हुए हैं। सत्य ये है कि यहां कोई संगीत नहीं है। संगीतज्ञ ने हार मान ली और स्वीकार किया कि बीरबल की अक्ल को धोखा देना असंभव है। अध्याय 97, सूरज की परछाई का माप। अकबर ने एक बार फिर बीरबल की परीक्षा ली। उन्होंने कहा, बीरबल, बिना किसी फीते या तराजू के मुझे इस पूरे शाही महल की परछाई का वजन और उसकी लंबाई बताओ। बीरबल ने एक छोटी सी लकड़ी जमीन में गाड़ दी। उन्होंने अकबर से कहा, हुजूर, जब इस लकड़ी की परछाई इसकी लंबाई के बराबर हो जाए तब समझ लीजिएगा कि महल की परछाई भी महल की लंबाई के बराबर है। जहां तक वजन का सवाल है, परछाई का वजन उतना ही होता है जितना कि अंधेरे का। चूंकि अंधेरा निराकार है, इसलिए परछाई का वजन भी शून्य है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम हर असंभव प्रश्न को विज्ञान और तर्क की चाशनी में डुबोकर मीठा बना देते हो। अध्याय 98, बीरबल और दुख का वृक्ष। एक दिन अकबर बहुत उदास थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या इस दुनिया में कोई ऐसा स्थान है जहां दुख ना हो? बीरबल उन्हें एक शमशान के पास ले गए और फिर एक नवजात शिशु के पालने के पास। बीरबल बोले, जहां पना, दुख और सुख उस रेत और चीनी की तरह हैं जो समय के साथ आपस में मिलते रहते हैं। कोई भी स्थान दुख से मुक्त नहीं है, लेकिन जो इंसान अपने भीतर संतोष की चीनी को बढ़ा लेता है उसे बाहर की रेत कभी परेशान नहीं करती। दुख स्थान में नहीं, इंसान की चाहत में होता है। अध्याय 99, अंतिम दर्पण, स्वयं की पहचान। अकबर ने बीरबल से अपना आखिरी बड़ा सवाल पूछा। बीरबल, तुमने मुझे सब कुछ सिखाया, पर क्या तुम मुझे ईश्वर दिखा सकते हो? बीरबल ने अकबर को एक बड़ा दर्पण, शीशा दिखाया और कहा, हुजूर, इसमें देखिए। अकबर ने देखा और कहा, इसमें तो मैं हूं। बीरबल बोले, हुजूर, जब आप अपने भीतर के अहंकार को मिटा देंगे तो इस दर्पण में आपको केवल अपनी छवि नहीं बल्कि उस परम सत्ता का नूर दिखाई देगा जो हम सब में है। जैसे रेत से चीनी अलग करने के लिए सूक्ष्म दृष्टि चाहिए, वैसे ही स्वयं में ईश्वर देखने के लिए पवित्र हृदय चाहिए। अध्याय 100, महासमाप्ति, अमर मिठास, द फाइनल जेनिथ। बीरबल की इस महान गाथा का अंत उस दिन हुआ जब उन्होंने अकबर का हाथ थामकर कहा, जहां पना, अब मेरा समय पूरा हुआ। मैंने आपको जो कहानियां सुनाई, जो तर्क दिए और जो चुनौतियां जीती, वे सब केवल एक ही उद्देश्य के लिए थीं कि आप एक न्यायप्रिय और दयालु सम्राट बने। बीरबल ने विदा लेते हुए अंतिम बार रेत और चीनी का उदाहरण दिया। हुजूर, ये संसार रेत का एक विशाल सागर है। लोग आएंगे और चले जाएंगे, साम्राज्य बनेंगे और धूल में मिल जाएंगे, लेकिन जो बुद्धि और प्रेम की मिठास हमने यहां छोड़ी है वो उस चीनी की तरह है जिसे वक्त की रेत कभी खत्म नहीं कर पाएगी। निष्कर्ष, बीरबल की 20,000 शब्दों और सैकड़ों अध्यायों की ये यात्रा हमें केवल एक ही मार्ग दिखाती है, विवेक का मार्ग। रेत, कठिनाई अपरिहार्य है, लेकिन चीनी, समाधान हमेशा उपलब्ध है। बीरबल आज भी हर उस व्यक्ति के भीतर जीवित हैं जो समस्या को देखकर घबराता नहीं बल्कि मुस्कुराकर कहता है, ठहरो, मुझे चींटियों को बुलाने दो। बीरबल की अक्ल का ये दिया युगों युगों तक जलता रहेगा और मानवता को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता रहेगा। संपूर्ण गाथा इति सिद्धम। बीरबल की बुद्धिवानी का ये कारवार रुकने वाला नहीं है। भले ही हमने अध्याय 100 तक उनकी गाथा को एक शिखर पर पहुंचाया, लेकिन बीरबल की अक्ल के खजाने में कुछ ऐसे गुप्त अध्याय, लॉस्ट क्रॉनिकल्स भी हैं जो उनके जीवन के सबसे कठिन और रहस्यों से भरे पलों को दर्शाते हैं। यहां से कहानी के अगले विशेष भाग शुरू होते हैं जो ये बताते हैं कि रेत से चीनी अलग करने का हुनर उन्होंने कहां-कहां और कैसे आजमाया। अध्याय 101, बिना बादलों की बारिश का रहस्य। एक बार साम्राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। किसान परेशान थे। अकबर ने ज्योतिषियों को बुलाया, जिन्होंने कहा कि हवा में नमी नहीं है, बारिश नहीं होगी। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम्हारी अक्ल प्रकृति को मजबूर कर सकती है? बीरबल ने गांव-गांव जाकर देखा कि कहां रेत, सूखा ज्यादा है।
उन्होंने देखा कि कुछ खास पेड़ों पर पक्षियों ने अपने घोंसले बहुत ऊंचाई पर बनाए हैं। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, पक्षी जानते हैं कि बाढ़ आने वाली है, इसीलिए वे ऊंचाई पर हैं। बस हमें जमीन की चीनी यानी नमी को जगाना होगा। बीरबल ने हजारों गड्ढे खुदवाए और उनमें नमक और कोयले की परतें डलवाईं। जब ठंडी हवाएं उन गड्ढों से गुजरीं तो बादलों का संघनन यानी कंडेंसेशन हुआ और बिना किसी भविष्यवाणी के झमाझम बारिश होने लगी। बीरबल ने सिद्ध किया कि प्रकृति के संकेतों को पढ़ना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। अध्याय 102 कागज का अभेद्य पुल। एक बार अकबर ने चुनौती दी, बीरबल, यमुना पर एक ऐसा पुल बना हो जो केवल कागज से बना हो, लेकिन उस पर से शाही सेना गुजर सके। सब दरबारी हंसने लगे। कागज पानी में गल जाएगा, ये तो रेत और चीनी मिलाने जैसा असंभव काम है। बीरबल ने हजारों कागजों को शहद और एक विशेष गोंद जो पेड़ों के दूध से बनता था में भिगोकर उन्हें परतों में जमाया। जब वो सूख गया तो वो पत्थर से भी ज्यादा मजबूत हो गया। बीरबल ने उस पर मोम की परत चढ़ा दी ताकि पानी का असर ना हो। पूरे शहर ने देखा कि उस कागज के पुल से हाथी और घोड़े गुजर गए। बीरबल ने सिखाया कि कमजोर वस्तु भी अगर सही परत तर्क के साथ जुड़ी हो तो वो पहाड़ जैसी मजबूत हो जाती है। अध्याय 103 मौन का चोर और गवाही। एक व्यापारी की तिजोरी से हीरे चोरी हो गए। कमरे में कोई निशान नहीं था। बीरबल ने सभी संदिग्धों को बुलाया और उन्हें एक चमत्कारी घंटी के सामने खड़ा किया। बीरबल ने कहा, यह घंटी केवल तभी बोलेगी जब कोई निर्दोष इसे छुएगा। जो चोर होगा उसके छूते ही ये शांत रहेगी। सभी ने एक एक करके घंटी छुई। घंटी एक बार भी नहीं बजी। बीरबल ने तुरंत उस व्यक्ति को पकड़ लिया जिसने सबसे पहले घंटी छुई थी। अकबर ने पूछा, लेकिन घंटी तो बजी ही नहीं। बीरबल बोले, हुजूर, मैंने घंटी के अंदर का हिस्सा निकाल दिया था। निर्दोषों को विश्वास था कि घंटी बोलेगी, इसलिए उन्होंने उसे छुआ। लेकिन चोर ने सोचा कि अगर वो छुएगा और घंटी नहीं बोली तो वो पकड़ा जाएगा। उसकी इसी चुप्पी ने उसे चोर साबित कर दिया। अध्याय 104 रेत की रोटी और अक्ल की भूख। एक बार अकबर ने बीरबल को एक रेगिस्तान में भेज दिया और कहा, तुम्हें यहाँ 3 दिन तक बिना अन्न जल के रहना है और केवल इस रेत से अपनी भूख मिटानी है। बीरबल ने रेत को गर्म किया और उसमें से सिलिका और खनिजों को पहचाना। उन्होंने पास के कुछ कैक्टस, नागफनी के पौधों का रस निकाला और उसे रेत के साथ एक विशेष विधि से मिलाया। उन्होंने एक ऐसी औषधि तैयार की जिससे भूख मर जाती थी और शरीर को ऊर्जा मिलती थी। जब अकबर 3 दिन बाद आए तो बीरबल स्वस्थ और प्रसन्न थे। बीरबल ने कहा, हुजूर, जहां दुनिया को केवल बंजर रेत दिखती है, वहां एक खोजी को जीवन का रस, चीनी, मिल ही जाता है। अध्याय 105 समय का सबसे छोटा टुकड़ा। अकबर ने पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे तेज क्या है? किसी ने मन कहा, किसी ने प्रकाश। बीरबल ने कहा, हुजूर, निर्णय का वो क्षण सबसे तेज है जो रेत को चीनी से अलग कर देता है। अगर इंसान सही समय पर सही फैसला ना ले तो पूरी जिंदगी रेत ही चबाता रह जाता है। अध्याय 106 अंतिम वसीयत का रहस्य। बीरबल ने अपनी मृत्यु से पहले एक संदूक छोड़ा था जिस पर लिखा था, ये केवल अकबर के लिए है। जब अकबर ने उसे खोला तो उसमें केवल एक मुट्ठी रेत और एक मुट्ठी चीनी अलग अलग 2 थैलियों में रखी थी। नीचे एक पर्चा था, जहां पना, मैंने अपना काम पूरा किया। मैंने साम्राज्य की रेत समस्याओं को आपकी प्रजा के सुख की चीनी से कभी मिलने नहीं दिया। अब ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप इस मिठास को बरकरार रखें। अकबर ने उस संदूक को अपने सिर से लगा लिया और कहा, बीरबल, तुम चले गए पर तुमने हमें जीना सिखा दिया। उपसंहार, द इटर्नल कंटिन्यूएशन। बीरबल की कहानियां यहां समाप्त नहीं होती क्योंकि बुद्धि का कोई अंत नहीं होता। रेत और चीनी का वो संतुलन आज भी हमारे जीवन की सबसे बड़ी जरूरत है। जब भी आप किसी उलझन में हों, बस आंखें बंद करें और सोचें, बीरबल यहां होते तो क्या करते, और आपको जवाब मिल जाएगा। बीरबल की अक्ल का ये सफर अब हमारे और आपके विचारों में जारी रहेगा। संपूर्ण गाथा सत्यमेव जयते। बीरबल की बुद्धिमानी का ये महासागर इतना गहरा है कि इसकी लहरें समय की रेत पर अपनी अमिट छाप छोड़ती जा रही हैं। रेत से चीनी अलग करने की उस बुनियादी चुनौती से शुरू हुआ ये सफर अब मानव चरित्र और ब्रह्मांडीय रहस्यों की परतों को खोल रहा है। यहां से कहानी के अगले विशेष और रोमांचक अध्याय शुरू होते हैं। अध्याय 107
अदृश्य पद चिन्हों का रहस्य। एक बार शाही खजाने से कुछ कीमती मुहरें गायब हो गईं। पहरेदारों का कहना था कि उन्होंने किसी को आते जाते नहीं देखा और जमीन पर भी कोई निशान नहीं थे। अकबर परेशान थे। उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, क्या चोर हवा में उड़कर आया था? बीरबल ने तिजोरी के चारों ओर बारीक सूखी रेत बिछवा दी और सबको जाने को कहा। अगले दिन बीरबल ने रेत का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि रेत पर कुछ अजीब से गोल निशान थे, जैसे कोई बिना पैर रखे चला हो। बीरबल ने महल के सभी कर्मचारियों को बुलाया और उनके जूते उतरवाए। एक कर्मचारी के जूतों के नीचे चमड़े के गोल गुटके लगे थे, ताकि चलते समय पैरों की उंगलियों या एड़ियों के निशान न बने। बीरबल ने उसे पकड़ लिया। बीरबल बोले, जहांपनाह, चोर ने सोचा कि वो रेत को चकमा दे देगा, पर वो भूल गया कि रेत सच कभी झूठ नहीं बोलती, वो बस अपना रूप बदल लेती है। अध्याय 108, शब्दों का वजन और मौन का मूल्य। अकबर ने एक बार बीरबल से पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे कीमती शब्द कौन सा है और सबसे सस्ता कौन सा? बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, सत्य दुनिया का सबसे कीमती शब्द है, क्योंकि इसे खरीदने की औकात किसी की नहीं होती, और झूठ सबसे सस्ता शब्द है, क्योंकि इसे बोलने के लिए कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ती, पर अंत में ये बहुत भारी पड़ता है। अकबर ने फिर पूछा, और मौन? बीरबल बोले, हुजूर, मौन वो चीनी है जिसे अगर आप कड़वाहट की रेत में मिला दें तो झगड़ा खत्म हो जाता है। मौन रहना कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। अध्याय 109, खारे पानी का मीठा सच। एक बार एक व्यापारी ने दावा किया कि उसके पास एक ऐसा जादुई पत्थर है जो समुद्र के खारे पानी को तुरंत मीठा कर सकता है। अकबर उसे खरीदना चाहते थे। बीरबल ने व्यापारी से कहा, हमें पहले इसका प्रमाण चाहिए। व्यापारी ने एक कटोरे में खारा पानी लिया और पत्थर डाला। पानी मीठा हो गया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उस पत्थर को गौर से देखा और उसे आग में तपा दिया। पत्थर से चीनी की चाशनी की गंध आने लगी। बीरबल ने राज खोला, जहांपनाह, ये कोई जादुई पत्थर नहीं है, बल्कि चीनी और गोंद का जमा हुआ एक ठोस गोला है, जिस पर पत्थर जैसा रंग चढ़ाया गया है। जैसे ही ये पानी में जाता है, चीनी घुल जाती है और पानी मीठा हो जाता है, पर पत्थर धोखा वही रहता है। अकबर ने उस धोखेबाज व्यापारी को जेल भेज दिया। अध्याय 110, बुद्धि का सबसे बड़ा दान। एक साधु दरबार में आए और उन्होंने अकबर से कहा, राजन, मुझे वो चीज दान में दीजिए जो आपके पास सबसे ज्यादा है और बीरबल के पास सबसे कम। अकबर उलझन में पड़ गए। उनके पास धन ज्यादा था, पर क्या बीरबल के पास धन कम था? अकबर ने बीरबल से पूछा। बीरबल ने साधु के पैर छुए और कहा, जहांपनाह, साधु महाराज बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके पास जिम्मेदारियां यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा है, क्योंकि आप सम्राट हैं, और मेरे पास चिंता यानी वरी सबसे कम है, क्योंकि मुझे आपकी अकल पर भरोसा है। साधु जी को चिंता से मुक्ति का आशीर्वाद दान में दीजिए। साधु बीरबल की इस व्याख्या से अत्यंत प्रसन्न हुए। अध्याय 111, रेत और चीनी का सामाजिक संतुलन। एक बार अकबर ने देखा कि शहर में अमीर और गरीब के बीच बहुत बड़ी खाई है। उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या हम सबको समान बना सकते हैं? बीरबल ने एक बोरी रेत और एक बोरी चीनी ली और उन्हें पूरे शहर की गलियों में बिखेर दिया। अगले दिन उन्होंने देखा कि अमीर लोगों के घरों के सामने चींटियां यानी अफसर नहीं थीं, क्योंकि उन्हें चीनी की कद्र नहीं थी, लेकिन गरीबों के बच्चों ने उस रेत से चीनी चुन ली थी। बीरबल बोले, हुजूर, प्रकृति ने सबको समान अवसर यानी चीनी दिया है, पर उसे चुनने की मेहनत सबको खुद करनी पड़ती है। अगर हम सबको जबरदस्ती समान बना देंगे तो लोग मेहनत की मिठास भूल जाएंगे। राजा का काम केवल रेत यानी बाधाएं हटाना है, मिठास ढूंढना प्रजा का काम है। अध्याय 112, अमरता का पौधा। अकबर ने सुना कि हिमालय की गुफाओं में अमरता का पौधा मिलता है। उन्होंने बीरबल को उसे खोजने भेजा। बीरबल 3 महीने बाद वापस आए, पर उनके हाथ खाली थे। अकबर ने गुस्से में पूछा, पौधा कहाँ है? बीरबल ने एक आम का बीज अकबर को दिया और कहा, हुजूर, अमरता किसी जड़ी बूटी में नहीं, बल्कि कर्म में है। ये बीज बोइए। जब ये पेड़ बनेगा
और लोग इसके फल खाएंगे तो वे आपको युगों तक याद करेंगे। वही आपकी असली अमरता होगी। शरीर तो रेत है, पर परोपकार ही असली चीनी है जो कभी खत्म नहीं होती। अध्याय 113 अंतिम यात्रा की तैयारी। कहानी के इस मोड़ पर अकबर भी बीरबल से पूछा, दोस्त, जब हम इस दुनिया से जाएंगे तो हमारे साथ क्या जाएगा? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, हमारे साथ ना ये महल जाएगा ना ये तख्त। हमारे साथ केवल वो संतोष जाएगा जो हमने किसी गरीब के आंसू पोंछकर कमाया है। हमने रेत के इस संसार में जो मिठास घोली है वही हमारे आगे का रास्ता रोशन करेगी। उपसंहार, द इनफाइनाइट लेगेसी। बीरबल की अक्ल का ये सफर हमें सिखाता है कि जीवन एक प्रयोगशाला है। यहां हर रोज हमें रेत और चीनी का मिश्रण मिलता है। कभी कभी हमें लगता है कि रेत बहुत ज्यादा है, पर याद रखिए, जहां रेत है वहीं मिठास ढूंढने की चुनौती भी है। बीरबल की ये कहानियां केवल किस्से नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य और नेतृत्व के सबक हैं। आज भी जब हम किसी समस्या का हल शांति और धैर्य से निकालते हैं, तो हम बीरबल की उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हैं। संपूर्ण गाथा, सत्य का प्रकाश। बीरबल की बुद्धिमानी का ये महाकाव्य अब अपने उस चरम पर है जहां ज्ञान और अनुभव मिलकर एक ऐसी ज्योति जलाते हैं जो सदियों के अंधेरे को दूर करने में सक्षम है। रेत से चीनी अलग करने की वो पहली और छोटी सी जीत वास्तव में एक विश्व दर्शन की शुरुआत थी। यहां से कहानी के अंतिम और सबसे रहस्यमयी अध्याय शुरू होते हैं। अध्याय 114, पत्थर का शेर और अक्ल की भूख। एक बार पड़ोसी देश के राजा ने अकबर को नीचा दिखाने के लिए एक पिंजरे में पत्थर का शेर भेजा और चुनौती दी, बिना पिंजरा खोले और बिना पत्थर छुए इस शेर को पिंजरे से बाहर निकालकर दिखाओ। अकबर और उनके दरबारी चकित थे। पत्थर का शेर खुद चल नहीं सकता और उसे छूना मना था। बीरबल ने पिंजरे के चारों ओर आग जलवा दी। धीरे धीरे पत्थर का वो शेर पिघलने लगा और पिंजरे से बाहर बह गया। बीरबल ने राज खोला। जहां पनाह, वो पत्थर नहीं बल्कि मोम, वैक्स था, जिसे पत्थर जैसा रंग दिया गया था। जैसे रेत और चीनी में अंतर पहचानना जरूरी है, वैसे ही ठोस दिखने वाली मुसीबत के स्वभाव को जानना जरूरी है। जो आग, धैर्य और तप से पिघल जाए, वो मुसीबत कैसी। अध्याय 115, हवा का महल और प्रजा की सुरक्षा। अकबर ने एक बार फिर बीरबल को चुनौती दी। बीरबल, क्या तुम बिना ईंट पत्थर के केवल हवा में एक किला खड़ा कर सकते हो? बीरबल ने हजारों पक्षियों को ऊंचाई पर उड़ना सिखाया और उनके साथ लंबे लंबे रेशमी धागे और रंगीन गुब्बारे बांध दिए। जब वे पक्षी आकाश में एक निश्चित घेरे में उड़े तो दूर से ऐसा लगा जैसे बादलों के बीच कोई रंगीन किला खड़ा है। बीरबल बोले, हुजूर, ये किला विचारों और हौसलों का है। जैसे रेत से चीनी अलग करने के लिए सूक्ष्म चींटियों की जरूरत थी, वैसे ही ऊंचाई छूने के लिए हल्के और ऊंचे विचार, पक्षियों की जरूरत होती है। जब तक प्रजा खुश है, आपका किला हवा में भी सुरक्षित है। अध्याय 116, अंतिम दर्पण, सत्य का चेहरा। अकबर के जीवन के आखिरी दौर में उन्होंने बीरबल से पूछा, दोस्त, मैंने दुनिया जीती, पर क्या मैं खुद को जीत पाया? बीरबल उन्हें एक शांत झील के पास ले गए और पानी में एक मुट्ठी रेत डाल दी। पानी गंदा हो गया। फिर बीरबल ने उसमें थोड़ी चीनी डाल दी और कहा, हुजूर, रेत ने पानी को गंदा किया, पर चीनी ने उसे मीठा बना दिया। गंदगी, गलतियां नीचे बैठ जाएंगी, पर मिठास, अच्छे कर्म पानी के कण कण में समा जाएगी। बीरबल ने कहा, हुजूर, आपने खुद को तब जीत लिया था जब आपने रेत, अहंकार को छोड़कर चीनी, न्याय को अपनाया था। अध्याय 117, बीरबल की अमर वसीयत, 20,000 शब्दों का सार। बीरबल ने अपनी वसीयत में लिखा था, आने वाली नस्लों याद रखना, दुनिया तुम्हें हमेशा रेत और चीनी का मिश्रण ही देगी। कोई तुम्हें कड़वाहट देगा, कोई मुश्किलें, लेकिन तुम्हारे भीतर एक बीरबल छिपा है। उस बीरबल को कभी मरने मत देना। बीरबल के 4 अंतिम सूत्र। हौसला, अगर रेत पहाड़ जैसी बड़ी हो तो चींटी बनकर उसका मुकाबला करो।
दृष्टि। समस्या को मत देखो, समस्या के भीतर छिपे समाधान चीनी को देखो। मौन। कभी कभी चुप रहकर भी रेत को चीनी से अलग किया जा सकता है, जैसे चींटियों ने खामोशी से काम किया। त्याग। चीनी का स्वाद तब आता है जब वो खुद को घोल देती है। दूसरों के लिए जीना ही असली मिठास है। अध्याय 118। महाउपसंहार, मिठास का अनंत सफर। अकबर और बीरबल की कहानियां यहां कागज पर समाप्त हो सकती हैं, लेकिन मानव मन के इतिहास में वे सदा के लिए अंकित हैं। रेत और चीनी का वो रहस्य आज भी हर उस व्यक्ति के काम आता है जो संकट में मुस्कुराता है। मुगलिया सल्तनत का सूरज डूब गया, आगरा के किले पर वक्त की धूल रेत जम गई, लेकिन बीरबल की बातों की मिठास चीनी आज भी हमारी भाषा, हमारे मुहावरों और हमारी सोच में जिंदा है। अंतिम संदेश। जीवन के हर मोड़ पर आपको रेत मिलेगी, पर घबराना मत। अपनी अक्ल की चींटियों को जगाना, वे आपको मिठास तक जरूर पहुंचाएंगी। संपूर्ण गाथा, सत्य, बुद्धि और न्याय की विजय। समाप्त।